हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। तो आज का बेटा जो वीडियो है, इस वीडियो में मोस्ट वायरल क्वेश्चन यानी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज होते हैं उन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रखा गया है। ठीक है, तो हर चैप्टर से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। तो चलिए फिर जुड़ते हैं और हर चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चन पे हम लोग लाइन से आते हैं, पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से। और जितने भी लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, अभी भी मौका है बेटा, एग्जाम टाइम में भी पढ़ सकते हो। अगर एक दो बार तुम वीडियो देख भी ले रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। और जब लिखने लगते हो तो एटलीस्ट अंदाजा नहीं लगाना पड़ता, तुम लिखते हो ओरिजिनलिटी में। ठीक है बेटा, तो चलो आ जाते हैं। ये टाइमिंग है बैच की, जो कि बैच ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा तुम्हारे यूट्यूब पे। तो एटलीस्ट ये जो पेपर का टाइम है ना बेटा, ये जो 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, बस ये 4 दिन मेहनत करके जितने भी चीजें, जितनी भी वीडियो आपके पास आ रही है वो सब के सब देखो। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपका रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हो तो शुरुआत हो रही है। ये 4 दिन में तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम एटलीस्ट 90% मार्क्स बायो में गेन कर लो। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे आप। चलिए, ये कुछ टॉपर के आपके चेहरे हैं जिनको आप देख लीजिए, और नेक्स्ट टाइम का टॉपर आपको बनना है। ये नंबर है नेक्स्ट बैच, अगर छोटे भाई बहन हो तो उनको नेक्स्ट बैच में जोड़ने के लिए इस नंबर पे आप कॉल करके और प्लेलिस्ट से ये ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, असंजनन पर टिप्पणी लिखिए। ये इतनी बार पूछा जा चुका है कि बहुत चांसेस होते हैं कि ये बार बार पूछा जाए। ठीक है, तो असंजनन मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे ना तो, ध्यान से सुनना, ना तो यहाँ पे निषेचन होगा, ना तो यहाँ पे कोई भी संयुग्मन होगा, और ना ही यहाँ पे कोई अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर भी यहाँ पौधा बन जाता है। तो ऐसे जनन को हम कहते हैं बेटा असंजनन या एपोमिक्सिंग। फिर से सुन लो कि यहाँ पे ना तो निषेचन होता है, ना ही कोई अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ना ही कोई युग्मन का संलयन होता है। युग्मन का संलयन मतलब मादा और नर युग्मक का जुड़ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता, फिर भी यहाँ नए पादप बनते हैं। तो इसी को कहते हैं असंजनन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में भी नए पादप बनते हैं। क्लियर। तो कोई पूछे एपोमिक्सिंग क्या है तो बता लोगे। अब उसमें यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा, असंजनन। और असंजनन, जो असंजनन है, उस क्रिया की खोज किसने की, विकलर ने। ठीक है, वीक है ना, तभी कोई यहाँ पे निषेचन नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं मिल रहा, तो बस इसी वीक से याद रखो कि इसकी खोज किसने की, विकलर ने। किसने खोज की बेटा, विकलर ने। कब किया, तो 1908 में किया। ठीक है, 1908 में किया। और ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कायिक प्रवर्धन होता है, और दूसरा हम लोग जो पढ़ते हैं वो अनिषेक बीजता पढ़ते हैं। ठीक है, अनिषेक बीजता पढ़ते हैं। आ जाओ, कायिक वर्धन मतलब होता है बेटा, कायिक वर्धन वो प्रक्रिया है, असंजनन का वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे की काया, काया मतलब क्या हो जाएगा, जड़, तना, पत्ती, परो, यही होगा उसका काया। तो यही है ना, जैसे हम लोग की अगर काया पूछी जाए तो हाथ, पैर, चेहरा, स्किन, ये सारी चीजें आती हैं। वैसे पादप की अगर हम बात करेंगे तो बेटा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा कली, तना, पत्ती। ठीक, से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे परिवर्धन को, ऐसे जो है कि जनन को हम क्या कहते हैं बेटा, कायिक वर्धन कहते हैं। और ये किसका पार्ट होता है, असंग जनन का। जैसे एग्जाम्पल में लिखोगे गुड़हल, गुलाब, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, इन सब का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दोगे। आगे चलते हैं हम लोग बेटा, अनिषेक बीजता की बात करते हैं। अनिषेक बीजता 4 प्रकार का होता है। पहला होता है अपस्थानिक, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब होता है बेटा कोई भी द्विगुणित, द्विगुणित कोशिका मतलब हो जाएगा, जैसे द्विगुणित कोशिका कौन हो जाएगा, मातृ कोशिका हो जाएगा ना, मातृ कोशिका द्विगुणित होता है। तो मातृ कोशिका से कौन बन जाए बेटा,
तो भ्रूण का सीधे निर्माण हो जाए, बीजांडकाय अध्यावरण से भ्रूण का सीधे निर्माण हो जाए। अब ध्यान देना कि द्विगुणित कोशिका बेटा अध्यावरण जो होते हैं उसके जो ओव्यूल के अध्यावरण यानी जो कवर होती है वो भी द्विगुणित होती है। तो उससे अगर सीधे भ्रूण का निर्माण हो जा रहा है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहेंगे। जैसे नींबू, संतरा और क्या हो सकता है, आम। ठीक है, तो उतना दो ना लिख के आप यहीं पे इसको भी ऐड कर लो, याद करने में इजी हो जाएगा। पहला है अपस्थानिक अपस्थानिक बीजाणुता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा किसी भी द्विगुणित कोशिका जैसे अध्यावरण से भ्रूण का निर्माण होना। क्या कहलाया जाएगा बेटा, तो अपस्थानिक भ्रूण बीजाणुता या भ्रूणता कहलाएगा। ठीक है, भ्रूणता कहलाएगा। हाँ चलो, भ्रूणता कहलाएगा, इसको लिख देते हैं भ्रूणता। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में आम हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, ठीक है, संतरा हो जाएगा, ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे इत्यादि। ठीक है, ये पहला हो गया अपस्थानिक भ्रूणता। अब एक पेज पे कर दिया तो ऐसे तुमको याद करने में इजी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बेटा द्विगुणित बीजाणुकता। द्विगुणित बीजाणुकता जो होगा उसमें क्या हो जाएगा कि कोई भी गुरु बीजाणु, अब द्विगुणित ये भी है और द्विगुणित वो भी है, लेकिन वो अध्यावरण वाला द्विगुणित की बात हो रहा है और यहाँ पे मात्र कोशिका की बात हो रही है। ठीक है, तो मात्र कोशिका की जब बात हो रही है तो मात्र कोशिका से सीधे क्या बन जाता है बेटा, भ्रूण का बिंब बन जाता है और बिंब से सीधे भ्रूण बन जाता है। तो देखो, सीधे भ्रूण कोश का बिंब निर्माण होता है और फिर बिना निषेचन के भ्रूण का बनना होता है यहाँ पे। तो पहला सिंपल सिंपल याद करने का तरीका है बेटा, पहला अध्यावरण चेंज हो गया किसमें, भ्रूण में, और ये कैसा था, 2n था। ठीक है, दूसरा बेटा मात्र कोशिका जिसको हम लोग गुरु बीजाणु कहते हैं, से बना क्या, तो इससे बना भ्रूण कोश का बिंब, भ्रूण कोश बिंब और उससे बन गया भ्रूण। ठीक है, तो ये भी कैसा, 2n। ये तरीका आपको सबसे इजी लगेगा याद करने का। और तीसरा जो होगा बेटा, तो तीसरा है अगुणित अनिषेक जनन, यानी अंड कोशिका। अंड कोशिका कैसा होता है बेटा, तो n होता है, अगुणित। इससे क्या बन गया, भ्रूण बन गया। ठीक है, भ्रूण बन गया, ये तीसरा हो गया। और चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बीजांडकाय की कोई भी भ्रूण कोश की कोशिका। ठीक है, तो कोई भी भ्रूण कोश की कोशिका, कोई भी भ्रूण कोश की कोशिका से क्या बन गया, भ्रूण बन गया। ठीक है, और ये कोई भी कोशिका कौन हो सकता है, ये प्रतिमुखी कोशिका हो सकता है, ये सहायक कोशिका हो सकता है, कोई भी कोशिका। ये चार याद कर लो। ठीक, तो पहला अगर हम अनिषेक जनन की बात करते हैं तो बेटा दो प्रकार का होता है, अपस्थानिक मतलब पहला होता है तुम्हारा कायिक प्रवर्धन, जिसमें तना, पत्ती, कली से हम पौधे का निर्माण करते हैं। दूसरा होता है क्या, तो असंग बीजाणुकता। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, जिसमें किसी भी द्विगुणित कोशिका, किसी भी मतलब अध्यावरण के द्विगुणित, या किसी हटा के ना लिख दो बेटा, अध्यावरण के द्विगुणित कोशिकाओं से
जैसे कि अध्यावरण से भ्रूण का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूणता। दूसरा हो जाएगा बेटा कि मात्र कोशिका या गुरु बीजाणु से भ्रूण का निर्माण हो जाए, भ्रूण कोष बीम बने और भ्रूण कोष बीम से भ्रूण कोष बन जाए, तो ऐसे को हम कहते हैं बेटा द्विगुणित बीजाणुकता। द्विगुणित मतलब 2n और बीजाणुकता मतलब भ्रूण का निर्माण। अब तीसरा कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन। तो अंड कोशिका में कोई निषेचन नहीं होता और सीधे किस में बदल जाता है बेटा, भ्रूण में। इसको अनिषेक जनन कहते हैं। अगुणित अनिषेक जनन, अनिषेक मतलब होता है बेटा किसी भी एक गैमेट से, किसी भी एक युग्मक से भ्रूण का निर्माण होना। अपबीजाणुकता मतलब होता है बेटा कि बीजांडकाय के भ्रूण कोष में उपस्थित मादा यानी कि एग को छोड़कर कोई भी कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण करती है तो ऐसे को हम कहते हैं अपबीजाणुकता। कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल तुम याद रखोगे, ठीक? तो इतनी बातें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका महत्व कहाँ है? तो असंजनन का महत्व बेटा कृषि विभाग में है, असंजनन का नए नए पौधों के निर्माण में है। फिर इसका और कहाँ यूज कर सकते हैं? तो अपने जो विशिष्ट गुण हैं उनको लाने के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं, नई नई प्रजातियों का निर्माण कर सकते हैं। इसकी वजह से संकर पौधे जो होते हैं उनकी शक्ति बनी रहती है, ठीक? तो ये सारी बातें लिखोगे उसमें। अनिषेक जनन और अपयुग्मन में देखो अलग से दिया गया है क्योंकि ये टिप्पणी भी तुमको लिखने को दिया जाता है कभी कभी। तो देखो जो मैंने समझाया बेटा उसी को लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है कि अनिषेक जनन क्या होता है कि जब अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर लेता है तो ऐसे को हम कहते हैं अनिषेक जनन। देखो अगुणित भ्रूण का निर्माण कर लेता है तो इसे कहते हैं अनिषेक जनन। इस प्रकार के जो अगुणित भ्रूण होते हैं बेटा वो बद्ध मतलब स्टेराइल होते हैं, नए पौधे बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनका मतलब निषेचन करने की क्षमता नहीं रखेंगे। नए पौधे तो बन जाएंगे उनसे लेकिन निषेचन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, ठीक है? जैसे ऑइनोथेरा, धतूरा और आलू, ये बात याद रखना, ठीक है? अपयुग्मन मतलब होता है बेटा कि अंड कोशिका को छोड़कर बीजांडकाय में उपस्थित जो भ्रूण कोष है उसमें अंड कोशिका को छोड़कर किसी भी कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे हम कहते हैं बेटा अपयुग्मन। जैसे एल्केमिया, एल्केमिया है, एलियम है, ये सब क्या दिखाते हैं? तो ये अपयुग्मन दिखाते हैं। कोई दिक्कत? जिसको एपोगैमी भी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आतर्वचक किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और बार बार आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो ये जान जाओ कि किसी भी स्त्री में, ठीक है, लड़की में 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है आतर्व चक्र। ऐसा है कि इस समय ना इतनी ज्यादा पोल्यूशन है जिसकी वजह से किसी किसी बच्चे में 9 साल में भी देखने को मिलता है, तो वो एक्सेप्शन है। एक हम एवरेज एज लेके चलेंगे जो कि 12 से 13 है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी कहता है। हम लोग हमेशा किसको फॉलो करेंगे? एनसीईआरटी को। तो स्त्रियों में जनन काल 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है जिसे हम कहते हैं मेनार्च। क्या कहोगे बेटा? मेनार्च, ठीक है, मेनार्च अवस्था कहते हैं। और 45 से 50 वर्ष में खत्म हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज कहते हैं। आयु में समाप्त हो जाता है। जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतु स्राव शुरू होता है जनन काल के प्रारंभ के साथ। तो जनन काल का प्रारंभ मतलब जब से क्या हो जाता है? जब बच्चा हो जाता है उसके बाद से ऋतुस्राव शुरू हो जाता है स्त्री में, ऐसा नहीं कि रुका रहता है, ठीक, यह रुक भी जाता है। तो जनन काल मतलब बेटा देखो ऋतुस्राव शुरू तब होता है जब शुरू होता है तो मतलब स्त्री प्रेगनेंसी करने के लायक हो गई है। किसी भी लड़की में बेटा अगर ऋतुस्राव शुरू होता है तो इसका मतलब होता है कि वो प्रेगनेंसी धारण कर सकती है, और जब ऋतुस्राव खत्म हो जाता है तो इसका मतलब होता है बेटा कि वो प्रेगनेंसी अब करने लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ उसका भी इलाज तुम लोगों ने बहुत बखूबी, डॉक्टर जो है ना वो समझो सबसे खुरापाती है दुनिया का, उसने उसका भी इलाज खोज दिया कि तुम आर्टिफिशियल हार्मोनल इंजेक्शन, आर्टिफिशियल जो है कि टैबलेट्स खिला खिला के फिर से 80 की एज में भी चाहो तो ऋतुस्राव शुरू कर दोगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन एक नेचुरल जो बात करते हैं हम लोग तो 12 से 13 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है कि वो प्रेगनेंसी धारण कर सकती है, और 45 से 50 जो होता है वो खत्म होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
अब ऋतुस्राव के शुरू होने पर किशोरावस्था का अंत हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब ऋतुस्राव शुरू हो रहा है बेटा तो किशोरावस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जनन काल के प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडे का अंडोत्सर्जन होता है। हर महीने जब जब ऋतुस्राव होता है तो एक अंडा बाहर निकलता है तुम्हारे ओवरी से या अंडाशय से। अंडोत्सर्जन की क्रिया दोनों अंडाशयों से बारी बारी होती है। मतलब अगर दो अंडाशय हैं तो ऐसा नहीं कि दोनों से निकलेगा बेटा, एक बार एक महीने एक से निकलेगा, दूसरे महीने दूसरे से निकलेगा। ठीक है, साथ ही निषेचित अंडे के रोपण के लिए गर्भाशय की दीवार में विशेष परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं बेटा? तो गर्भाशय में एंड्रोमेट्रियम परत होती है। ठीक है, एंड्रोमेट्रियम परत होती है जो गर्भधारण के समय मोटी हो जाती है। ठीक है, निषेचन न होने पर प्रति माह गर्भाशय की दीवार व अंडाशय से चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। अब मान लो कि निषेचन नहीं हुआ तो फिर से ऋतुस्राव शुरू हो जाता है बेटा। ठीक है, इस चक्र को आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस चक्र को क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल या आतर्व चक्र। अब बात करते हैं, ये सामान्यतः 26 से 28 दिन का होता है। मेनली हम 28 दिन का मान के चलते हैं, लेकिन किसी में 26 दिन का भी होता है, किसी में तो अब 30-35 भी पहुंच जा रहा है। कई केस वो रोगियों के केस होते हैं, लेकिन मेन 28 दिन का होता है। 26 से 28 दिनों के अंतराल पर बार बार होने वाले इस चक्र को मासिक धर्म या रजोधर्म या आतर्व चक्र या पीरियड या मेंस्ट्रुअल कहते हैं। ठीक है, इतने नामों से इसको जाना जाता है। अंडोत्सर्जन के बाद जो अंडाणु होते हैं बेटा वो फैलोपियन नलिका के अंडवाहिनी में आता है, जहां पे इनका निषेचन होता है। तो अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है झलरी नुमा फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी। दूसरा होता है बेटा तुम्बिका, और तीसरा होता है दूरस्थ सिरा। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं। तुम्बिका को एम्प्यूला भी कहते हैं। तो देखो इसका काम क्या है कि जो झलरी नुमा फिम्बरी है ये अंडे को पकड़ता है। मतलब अंडाशय से जब अंडा निकला तो सबसे पहले किसके पास जाएगा बेटा? झलरी नुमा जो फिम्बी है उसके पास जाएगा। अब वहां से चल के कहां पे आता है? तुम्बिका में आता है। तो कोई पूछे कि निषेचन कहाँ पे होता है तो तुम्बिका में होता है। और तुम्बिका से फिर कहाँ चल जाता है बेटा? दूरस्थ सिरा यानी स्थाइमस में। कुछ दिन क्या 1-2 दिन स्थाइमस में रहता है। जब वो कोशिका विभाजन कर लेता है, 8 सेल में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर कहाँ वो जाता है? जाके गर्भाशय के दीवार से, जो एंडोमेट्रियम लिखा है मैंने, वहां जाके चिपक जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक, उसको क्या कहते हैं? बेबी इम्प्लांटेशन। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है, इसी को कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निषेचन के बाद सगर्भता शुरू होता है। मतलब जब निषेचन हो गया तो गर्भ धारण हो गया। अब यहां से प्रेगनेंसी गिनोगे। ठीक है, जिसको सगर्भता कहते हैं हम लोग। तथा निषेचित अंडाणु या अंडा शिशु में विकसित होने लगता है। अब जो अंडा था उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग फीटस बोलेंगे। ठीक है, फीटस बोलेंगे। इम्ब्रियो बोले, फिर इम्ब्रियो के बाद क्या हो गया? वो फीटस बनेगा। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो फिर उसमें जो उपस्थित कार्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और अगर वो निषेचित हो गया, मतलब बच्चा बन गया, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है बेटा उसको जो है कि पोषण प्रदान करेगा। ठीक, तो कार्पस ल्यूटियम कब रहेगा? जब बच्चा रहेगा। अगर बच्चा नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा है तभी प्रोजेस्टेरोन काम है। प्रोजेस्टेरोन बच्चे के लिए ही निकलता है। अगर बच्चा नहीं है, अंडा नहीं निषेचित हुआ, तो फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एस्ट्रोजन बाद में आएगा फिर, लेकिन प्रोजेस्टेरोन खत्म हो जाता है। ध्यान देना, आगे प्रारंभ हो जाता है और रुधिर स्राव शुरू हो जाता है। अब इस रुधिर के साथ अंडा भी बाहर आ जाता है। इसी को ऋतुस्राव यानी 4-5 दिनों का रक्तस्राव कहते हैं। अब ऋतुस्राव के बाद लगभग 9 दिन के अंदर गर्भाशय की दीवार की फिर मरम्मत हो जाती है।
क्यों होती है बेटा? क्योंकि 9 दिन बाद 14वें दिन अंडा निकलेगा, और अंडा निकलेगा तो जैसे ही 18वें 19वें दिन जाता है तो दीवार इतनी मोटी हो जाती है कि वहां जाके भ्रूण आसानी से लग सके। और ये जो हार्मोन्स देख रहे हो ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये इसलिए होता है ताकि बच्चा अच्छे से चिपक सके उस दीवार से, ठीक है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, तो उसमें मदद करेगा ये। आगे देखो, ऋतुस्राव जो होता है वो मेनली 3 चक्र में पूरा, 3 चक्र क्या 4 चक्र में पूरा होता है। 1 से लेके 4-5, जो पहला होता है वो 4 से 5 दिन का होता है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। दूसरा जो होता है 5 से 13 दिन का होता है जिसे फॉलिकल का परिपक्वन तथा गर्भाशय में नई एंडोमेट्रियम का निर्माण या मरम्मत कहते हैं। 14वें दिन को अंडो उत्सर्जन कहते हैं, ठीक। और अंडो उत्सर्जन के बाद जो चौथा लिखोगे वो लिखोगे इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण, ठीक है, प्रत्यारोपित होता है। अगर एम्ब्रियो बन गया तो प्रत्यारोपित होगा। तो ये 4 पार्ट आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि 15 से 16 दिन में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण तथा फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन हो जाता है। अब जो 20 से 25 दिन का है उसमें जो निषेचित अंडा रहेगा बेटा वो गर्भाशय से स्थापित हो जाता है, ठीक। तो 15 से 16 दिन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं बेटा। अंडाणु का निषेचन प्रावस्था, अंडाणु के निषेचन प्रावस्था या ल्यूटियल फेज कहते हो, ठीक है। और जो 20 से 25 दिन का टाइम होता है उसको इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण कहते हो, ठीक। निषेचन न होने पे 26 से 28वें दिन कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है तथा नए आतर्व चक्र का शुरुआत हो जाता है। अब देखो, तुम चाहो तो ये जो 3 दिया है, ठीक है, ये 3 दिया है, इसको तुम 4 में बदल सकते हो कि ओवुलेशन के बाद ना निषेचन वाला भी चौथे पे डाल दो और फिर 5वें में डाल दो इम्प्लांटेशन। ये तुम्हें याद करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के डायग्राम पे चलते हैं बेटा, देखो ध्यान दो। यहाँ पे ना तुम्हें 4 अवस्था दिया गया है। कौन कौन सा? पहला दिया गया है स्रावी अवस्था या ऋतुस्राव बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा जो दिया है वो पुटकी अवस्था, तीसरा जो दिया है बेटा वो दिया है आपको स्रावी प्रावस्था, और चौथा जो दिया है वो दिया है अब अगले चक्र का आरंभ। ठीक है, तो देखो ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं ऋतुस्राव की, तो ऋतुस्राव कितने दिन से बेटा? 1 से लेके 5 दिन का टाइम जो होता है वो ऋतुस्राव का है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं पुटकीय प्रवस्था, मतलब अंडा जब बन के निकलेगा बाहर तो उसको हम लोग कहते हैं 7 से पूरा 13 दिन का प्रवस्था, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना, ये देखो कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये 5 से 13 दिन का जो प्रवस्था, 5 क्या यहाँ पे 6 कर दोगे, ठीक है, 6 से जो 13 दिन की प्रवस्था होती है उसको फॉलिकल परिपक्वन तथा गर्भाशय में नए एंडोमेट्रियम का मरम्मत कहते हैं। मतलब जो अंडा होगा वो परिपक्व होके निकलेगा, मेच्योर होके निकलेगा, उसी को हम कहते हैं बेटा पुटकीय प्रवस्था, ठीक है। और फिर जो 14वां दिन है इसको बोलते हैं हम लोग निषेचन का टाइम। इसके बाद जो ये दिख रहा है 16 से 17, इस बीच निषेचन हो चुका रहता है। और ये जो 19 से लेके 20-25 दिन का टाइम होता है, यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण। और फिर अगर नहीं हुआ प्रत्यारोपण तो जो 26 से 28 दिन का टाइम है उसमें नए चक्र का आरंभ हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम वाल टूटी तो रक्तस्राव यहाँ तक दिख रहा है 5वें दिन तक, फिर देखो रक्तस्राव खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे वाल का मरम्मत होना शुरू हुआ। और देख रहे हो वाल पहले पतली थी फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, देखो। और जब प्रेगनेंसी का मतलब इम्प्लांटेशन होने का टाइम है, देखो एकदम बढ़ गया। और मान लो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो 25वें दिन तक वेट किया, जैसे नहीं हुआ तो देख रहे हो 26वें दिन कम होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे 28वें दिन आके फिर टूट गया तो फिर नया ऋतुस्राव शुरू हो गया। तो ये मेंस्ट्रुअल का एक तरीका है
ये बताया मैंने। अब देखो इस दौरान ना जब मेंस्ट्रुअल होता है तो बेटा कुछ घटनाएं होती हैं। पहले तो मैंने बताया गर्भाशय की घटना, कि गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम था वो कैसे टूटा और फिर कैसे बढ़ा, फिर कैसे टूटा। दूसरी बात होती है उस दौरान बेटा अंडाशय जो होता है, एक तो अंडे निकालने का काम करता है और दूसरा उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन होता है वो तब बढ़ता है बेटा जब अंडे निकलते हैं, ठीक। और प्रोजेस्टेरोन तब बढ़ता है जब अंडा निकल चुका होता है, निषेचन होता है। तो देखो यहाँ देख रहे हो कि प्रोजेस्टेरोन जो है कि नॉर्मल है, देख रहे हो ना, नॉर्मल है जब तक कि अंडा निकल रहा है। जैसे ही अंडा निकल के निषेचन शुरू होता है, देखो प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया ना प्रोजेस्टेरोन। लेकिन एस्ट्रोजन देख रहे हो बेटा, एस्ट्रोजन नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जैसे ही अंडे निकलने वाले दिन हो रहे हैं 14 से 15 16, देखो बढ़ गया ना। तो ये एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडोत्सर्जन में मदद करेगा, और जो प्रोजेस्टेरोन है बेटा ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन में, बच्चे के इम्प्लांटेशन में मदद करेगा। और देखो नहीं अगर हुआ निषेचन तो फिर ये घटा, और ये देखो एस्ट्रोजन जो है कि वो क्या हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ये दोनों ही मदद करते हैं प्रेगनेंसी में। इस दौरान अंडाशय में क्या घटना होगी बेटा, तो सबसे पहले ये देखो प्राथमिक बनेगा, प्राथमिक धीरे धीरे परिपक्व होगा, और लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फटेगा, जिससे कि कार्पस ल्यूटियम सहित अंडा बाहर आ जाएगा। अब अंडा जो है वो क्या होगा, निषेचित होगा, और उसमें कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करेगा, उसको पोषण प्रदान करेगा। लेकिन जब निषेचन नहीं होगा, मतलब वहां पे निषेचन नहीं हुआ, तो अंडा समाप्त होने लगेगा, धीरे धीरे उसके साथ बेटा ये कार्पस ल्यूटियम भी खत्म हो जाएगा। ये है फॉलिकल वाला। अब उस दौरान तुम्हारा ब्रेन यानी मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क जो होता है पीयूष ग्रंथि का, वो दो हार्मोन्स निकालता है, जिसमें कि FSH और LH है। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये दोनों ही अंडे निकालते समय हाई हो जाएंगे बेटा, और बाकी टाइम तुम क्या करोगे, नॉर्मल दिखाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो अंडोत्सर्जन होता है उस टाइम इनकी बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर है। तो अंडे निकलते समय किन हार्मोन्स को ऊपर भेजोगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, LH, ल्यूटिनाइजिंग, और एक और है एस्ट्रोजन। इन तीनों को कब बढ़ाओगे बेटा, जब अंडोत्सर्जन होगा, मतलब अंडा निकलेगा। और उसके बाद नॉर्मल रखोगे। और प्रोजेस्टेरोन को कब बढ़ाओगे, तो प्रोजेस्टेरोन बेटा तब बढ़ेगा जब प्रेगनेंसी होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो भूलोगे नहीं, भूलोगे ना, उम्मीद करते हैं भूलना भी मत, क्योंकि इतने अच्छे से समझाया है कि कुछ ना कुछ तुम अच्छे से लिख ही लोगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये थर्ड चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखना है। परिवार नियोजन की आवश्यकता, परिवार नियोजन की आवश्यकता को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला बेटा, परिवार नियोजन होता क्या है, देखो पर नियोजन मतलब होता है कि मतलब एक लिमिट में, ठीक है। और परिवार मतलब होता है कि हमारा जो फैमिली है, तो फैमिली अगर हम लिमिट में बढ़ाएंगे तभी तो सारी सुख सुविधाएं हमको मिल पाएंगी, ठीक। अब मान लो कि कमाने वाला एक, खाने वाला जो है कि 24-25, तो कहाँ से खा पाएंगे हम, जितना कमाएंगे उतना तो हम लोग का फिर गुजारा ही नहीं हो पाएगा, गरीबी घेरती जाएगी। तो इस तरह से परिवार नियोजन पे टिप्पणी क्या लिखोगे, कि पहला लिखोगे छोटा परिवार सुखी परिवार। बताओगे कि छोटा परिवार अगर है, माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करना होता है, अर्थात बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। माता पिता का जो कार्य होता है अपनी आय के अनुसार एक निश्चित सीमा में कर पाते हैं, ठीक। यदि बड़ा परिवार होगा तो बच्चों की सुविधाएं जो होंगी बेटा क्या हो जाएंगी, बट जाएंगी। और जब बट जाएंगी तो जो दंपति होगा वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे तुम्हारे जो है कि शिक्षा के लिए हो, उन सब में चिंता और परिश्रम घेरा रहेगा। क्योंकि कम पैसा रहेगा और सबको देखना है, तो चिंता और परिश्रम ज्यादा होगा, इस वजह से स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। तो यदि परिवार छोटा होगा तो बच्चे की समुचित सुविधाएं उपलब्ध होंगी और परिवार स्वस्थ एवं सुखी होगा, ठीक है। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण लिखोगे बेटा, पालन पोषण का प्रभाव। अगर प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, मतलब हर व्यक्ति एक जैसा तो नहीं होता है, कोई बहुत तेज होता है, कोई बहुत गधा होता है, कोई बहुत कमाता है, कोई बहुत कम कमाता है। तो हर व्यक्ति का पर्सनालिटी जो होता है, व्यक्तित्व जो होता है एक जैसा नहीं होता है। कोई बहुत
देखते हो, कोई हमेशा खुश रहता है, कोई हमेशा गुर्रा के देखता है, तो ये क्या है, पर्सनालिटी है, हर किसी की एक जैसी नहीं हो सकती। तो यह उसके पालन एवं पोषण पर निर्भर करती है। अब मान लो बचपन से तुम्हें इतना दबाया गया है कि किसी के सामने बोलना नहीं है, अगर बोल दिए तो एक झापड़ खा जाओगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो तुम धीरे धीरे दब्बू बन जाते हो। और दब्बू बनने का मतलब है ना बेटा कि तुम्हें अगर कोई कुछ बोलता भी है तो तुम चुपचाप ऐसे मुंडी नीचे करके चले जाते हो। हालांकि ऐसा नहीं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन मन में गुस्सा रखते रखते फिर तुम साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हो। ठीक, तो ये कब होता है, जब आपके पास बहुत बड़ा परिवार है और निम्न स्तर का पालन पोषण हो रहा है, मतलब पैसे कम आ रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहा है, अतः उच्च स्तर का पालन पोषण पाना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तित्व के विकास करना पड़ेगा। और अच्छा व्यक्तित्व कब विकसित होगा, जब हम पूरा कंसंट्रेशन देंगे अपनी फैमिली पे। मान लो कि माँ बाप है, एक बच्चा है, तो पूरा कंसंट्रेशन माँ बाप का किस पे रहता है, बच्चे पे। बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, बच्चा स्कूल गया कि नहीं। आजकल के समय में जैसे हम लोग तो स्कूल में चाहे कहीं भी टीचर है, तो टीचर के नाते हम लोग देखते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, और एक शुरू शुरू में तुम्हारे संग भी होता होगा, जब किसी को एक बच्चा रहता है छोटा सा, तो मम्मी पापा सब के सब स्कूल छोड़ने चले आते हैं, सब हाथ पकड़ के आएंगे कि हमारा बच्चा जो है कि स्कूल आ रहा है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन आते हैं, तो धीरे 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 तुम्हारी तरफ से कंसंट्रेशन खत्म होने लगता है। लोग ये भी पूछना भूल जाते हैं कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा। ठीक, लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली में एक लौते या दो लौते हो, ठीक है, तो घूम फिर के पापा मम्मी आते हैं, आज क्या पढ़े, दिन भर मोबाइल देख रहे हो, क्यों नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीजें कब होती हैं बेटा, जब आप लोग कम है। मान लो किसी के घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो कोई आके ये नहीं पूछता कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं। तो ये चीज होती है निम्न स्तर और उच्च स्तर की शिक्षा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। परिवार नियोजन की विधियां दो होती हैं, एक होता है अस्थायी विधि और दूसरा होता है स्थायी विधि। अस्थायी विधि में बेटा प्राकृतिक विधि होती है, जिसमें आवर्ती संयम, स्तनपान, अनावर्त, संभोग व्यवधान, बाधा विधि ऐसे बना लेना, और इसी में ना एक एक लाइन में लिख देना कि क्या होता है। ठीक है, फिर यांत्रिक विधि में बेटा कॉपर्टी, कंडोम, ग्रीवा टोपी, ये सब आता है। रासायनिक विधि में क्रीम, जेली, पेस्ट, गोलियां इत्यादि आती हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम कॉपर्टी, कंडोम, ग्रीवा टोपी की बात करते हैं, तो कॉपर्टी जो होता है एक यंत्र है जिसको एक कुशल जो है कि डॉक्टर के माध्यम से ही लगवाना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी के पास भी पहुंच गए। और स्थायी विधि में बेटा नसबंदी और नालबंदी आता है, दो आता है। आओ देखते हैं कैसे। ये सब बाधा विधि में आता है। हार्मोनियल, गर्भ निरोधक, नार प्लांट कैप्सूल, अंत्यारोपित, ये सब किस में आते हैं बेटा, तो बाधा विधि में आते हैं। आओ देखो, सबसे पहले प्राकृतिक विधि देखते हैं जो कि अस्थायी है। प्राकृतिक विधि में बेटा इन विधियों में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, किंतु ये विधियां जो होती हैं अस्थायी विधियां, वो विश्वसनीय नहीं है। मतलब कि पहला आवर्ती विधि होता है, जिसमें कि क्या होता है कि 10 से 17वें दिन लोग सोचते हैं कि अंडा तो निकलेगा 14वें दिन। ठीक है, मासिक धर्म के 14 जो दिन होगा उसको हम लोग सोचते हैं कि अंडा निकलेगा। तो क्या करते हैं, उसके कुछ दिन पहले से यानी 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक संभोग नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ओवुलेशन हुआ नहीं होगा, या मतलब इस दौरान ओवुलेशन होगा तो उसके पहले संभोग कर लेते हैं या उसके बाद संभोग करते हैं। लेकिन ऐसा केस तब फेल हो जाता है जब किसी में जल्दी अंडोत्सर्जन हो जाता है, ठीक, या किसी में लेट अंडोत्सर्जन होता है। जैसे पीसीओडी की केस में 17 दिन क्या 18-19 दिन पे अंडे निकलने शुरू होते हैं, तो अब ऐसे केस में तो प्रेगनेंसी होनी बनती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विधि फेल हो जाएगी। दूसरा होता है बेटा संभोग व्यवधान, क्वाइटस इंटरप्शन बोलते हैं। मतलब वीर्य स्खलन से पूर्व जो वीर्य निकालना है उसके पहले क्या हो जाता है कि जो लिंग होगा वो योनि से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको बोला जाता है विड्रॉल मेथड। ठीक है, इंग्लिश में इसको विड्रॉल मेथड कहते हैं, वीर्य स्खलन। ठीक है, तो इंसेमिनेशन करते समय जो सीमेन होगा वो इंसेमिनेशन के बाद सीमेन को क्या कर दिया जाएगा, बाहर स्खलन कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इस विधि में भी कोई गारंटी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक स्पर्म ही काफी है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक, स्तनपान अनावर्त बोलते हैं बेटा, 6 माह तक नवजात जब तक स्तनपान करता है तो अंडे उत्सर्जित नहीं होते, ऐसा नेचुरल है। लेकिन किसी किसी की जो हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से, जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं उस दौरान हो सकता है कि एग निकल जाए, लेकिन ऋतुस्राव नहीं होता। तो लोग सोचते हैं कि हमारे पीरियड नहीं आए तो फिर अंडे नहीं निकले होंगे, और अंडे नहीं निकले तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन इस दौरान भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हो सकती है, तो ये भी फेल है ना। आगे चलते हैं बेटा बाधा विधि में।
बाधा विधि में आता है केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां, जिसमें पहला है शुक्राणुनाशक। इसमें जेली, फोम ये इत्यादि जो होता है वो क्या कर दिया जाता है कि यौन संबंध से पूर्व योनि मार्ग में रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो शुक्राणु जाएगा तो शुक्राणु योनि में बाहर ही मर जाएगा, वो फैलोपियन यानी कि अंडवाहिनी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचेगा तो वो निषेचन नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल में एक दे दिया है नॉन ऑक्सीनोल 9, ये एक दवा की नाम है जो कि स्पर्मेटोसाइड है। साइड मतलब सुसाइड, जहां पे स्पर्म सुसाइड कर ले। आगे देखो बेटा, मिश्रित गोलियां या गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे कुछ दवाएं आती हैं, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोजन, यह सर्वाधिक प्रभावशाली और आसान विधि है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स पाए जाते हैं। इन गोलियों के प्रभाव से एफएसएच और एलएच का स्राव नहीं होता, मतलब ये जो दो हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलने हैं वो नहीं निकलते, और जब नहीं निकलते बेटा तो ग्राफियन पुट्टिका जो होता है वो परिपक्व नहीं हो पाते, क्योंकि ये दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं किसको परिपक्व करने के लिए बेटा, ग्राफियन पुट्टिका को। और ग्राफियन पुट्टिका जब परिपक्व होगी तभी अंडो उत्सर्जन हो पाएगा, तो जब ये परिपक्व ही नहीं करेगा तो अंडोत्सर्जन होगा नहीं, और इस वजह से यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। लेकिन इसको हर दिन लेना पड़ता है, हर 24 घंटे पे लेना पड़ता है, तो ये भी उतना कारगर नहीं हुआ। यांत्रिक विधियों में बेटा, यांत्रिक, लेकिन हाँ इसको यूज कर सकते हैं, ये इसलिए है कि भाई मतलब ये रोकता है, इसके में गारंटी है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, बस इतना समझना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यांत्रिक विधि की बात करते हैं तो यांत्रिक विधियां जो है वो कंडोम हो गई, ठीक है, ग्रीवा टोपी हो गया। ये क्या होता है कि जो नर जननेंद्रियां होती हैं मैथुन से पहले उन पर लगा दिया जाता है, जिससे कि जो वीर्य स्खलन होगा, जो सीमेन क्या बोलते हैं कि जो सीमेन को निकालना होगा वो कहाँ निकलेगा बेटा, ये कंडोम में निकलेगा, तो इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक। डायफ्राम या सर्वाइकल टोपी कहते हैं। सर्वाइकल या डायफ्राम को योनि में लगा दिया जाता है, जिसमें स्त्री प्रजनन के बाद सुविधा अनुसार इसे योनि से अलग कर सकती है, और इस प्रकार रबड़ की बनी सर्वाइकल टोपी जो होती है वो गर्भाशय की ग्रीवा पर रखकर अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे ना प्रजनन मतलब होता है बेटा अंडोत्सर्जन, यहाँ प्रजनन मतलब बच्चे पैदा करने वाली बात नहीं है, ये थोड़ा वर्ड ना यूपी बोर्ड में गड़बड़ा देता है, तो ये स्त्री प्रजनन नहीं, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए कि यहाँ पे यौन संबंध के बाद, ठीक है, क्योंकि यौन संबंध के बाद बेटा जो वीर्य होगा वो इसी टोपी में एकत्र हो जाएगा, जिसको आसानी से बाहर निकाल के, जस्ट लाइक ये किसके है, मेंस्ट्रुअल कप आजकल आ रहा है ना, चाइनीज सिलिकॉन का बना मेंस्ट्रुअल कप, जिसको लोग किस में यूज कर रहे हैं, तो जो मासिक धर्म होता है उसमें यूज करते हैं, जस्ट लाइक वही है। और रबड़ का नहीं, सिलिकॉन का यूज होता है, रबड़ का बहुत कम चांसेस होता है, उससे इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी आप कितनी जानकारी क्यों देता है, ताकि आप जानकार बनो। आगे है बेटा, ये अलग से भी पूछा जाता है आईयूडी, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसको हम अंतः गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय की गुहा होती है उसमें कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा स्थापित किया जाता है। ये युक्तियां शुक्राणु की क्रियाशीलता और निषेचन क्षमता को कम करती हैं तथा गर्भाशय में भ्रूण के रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाती है, मतलब ये गर्भाशय को ऐसा बना देंगी जहां पे भ्रूण जाके चिपक ही नहीं पाएगा, और जब नहीं चिपक पाएगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो तांबा मोचन अंतर गर्भाशय युक्ति होती है, जैसे कॉपर टी, या हम बात कर सकते हैं कि हार्मोन मोचक अंतःस्रावी गर्भाशयी युक्ति, जिसमें कि LNG-20 प्रोजेस्टर्स होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है कि बॉडी में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जाके वहां पे चिपक जाते हैं, और अंडे को आके गर्भाशय से चिपकना है, लेकिन पहले से क्या चिपका हुआ है, ये गर्भाशय है, यहाँ पे तुमने कॉपर टी लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे तुमने कॉपर टी ऐसे लगा दिया, तो ये जगह घेर के बैठा है। अब जैसे ही अंडा आएगा यहाँ पे चिपकेगा, पहले कहाँ, कॉपर टी पे, और कॉपर टी पे चिपकेगा तो खत्म हो जाएगा, तो इससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अब चूंकि ये कॉपर क्या है, एक धातु है, तो इसको हम किसी भी एरोगेरो डॉक्टर से नहीं लगवा सकते, जो बहुत जानकार हो उससे लगवाएंगे, क्योंकि अगर गलत लग गया या किसी दिक्कत में फंस गए तो क्या हो सकता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है, घाव, फिर पता चला कि अल्सर, फिर पता चला कि कैंसर फैलता जाएगा। आगे बात करते हैं अंतरोपित छड़, इम्प्लांटेशन रॉड। इसमें क्या होता है कि जो एक छोटा छड़ नुमा उपकरण होता है जिसे त्वचा के नीचे अंतरोपित कर दिया जाता है, ठीक। अब अंतरोपित कर दिया जाता है तो ये संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन जो होता है
संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसमें क्या होता है बेटा कि जो गर्भाशयी ग्रीवा से निकलने वाले श्लेष्म को गाढ़ा कर देता है, और इसमें अगर गाढ़ा हो जाता है, जो श्लेष्मक होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, तो स्पर्म जो होगा वो तैर नहीं पाएगा, और जब स्पर्म तैर नहीं पाएगा तो वो अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचेगा, और जब अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचेगा तो वो निषेचन नहीं कर पाएगा, और जब निषेचन नहीं कर पाएगा तो प्लांट सक्सेसफुल है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा परमानेंट विधियां, जिसमें कि हम शल्य चिकित्सा का उपयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा यानी बंध्याकरण, जिस माध्यम से हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन के माध्यम से चीजें करते हैं। आ जाओ देखते हैं। इसमें पहला देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कहते हैं नसबंदी, क्योंकि ये जो वासा डिफरेंस है जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या बताओ, शुक्रवाहिनी नली। क्या कहते थे बेटा, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तो हम क्या करते हैं, लिखोगे पुरुष नल, यहाँ पे पुरुष के लिए नसबंधी यूज करोगे बेटा, नसबंधी, और महिला के लिए क्या यूज करोगे, नलबंधी। ठीक है, तो पुरुष नसबंदी में क्या यूज करते बेटा, तो शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, तो पुरुष नसबंधी। ठीक है, ऐसा चित्र बनाना होगा तो बना के दिखा देना अगर अलग से पूछे तो। आगे देखो, इसमें लिख भी दिया है कि इसमें पुरुषों के विषण कोष के ऊपरी भाग यानी शुक्रवाहिनी को काटकर इसके दोनों कटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है, और इस विषणों में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। जब बांध दिए तो शुक्राणु कहाँ से बाहर आएंगे, और जब शुक्राणु बाहर नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, सिंपल। ठीक, दूसरी बात करते हैं महिला नलबंदी। नल मतलब नली। ठीक है, तो महिलाओं में जो अंडवाहिनी नली है उसको काट देते हैं और काट के फिर बांध देते हैं। जब काट के बांध दिए, ठीक है, जब काट के बांध दिए बेटा, तो जो अंडे निकल रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, जब नहीं पहुंच पाएंगे और शुक्राणु इधर यहां तक तो निकला अंडा, लेकिन ना तो ये अंडा इधर आ पाएगा ना तो शुक्राणु इधर जा पाएगा। अब जब नहीं जुड़े तो वहां पे कोई भी प्रेगनेंसी होनी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों परमानेंट है, क्योंकि एक बार काट के जोड़ देते हैं तो फिर जोड़े ही रहता है। यहाँ देखो, इसमें अंडाशय में बने अंडे गर्भाशय नलियों में नहीं आते और फलतः स्त्री गर्भधारण नहीं करती, किंतु माहवारी चक्र सामान्य रूप से चलता रहता है। क्यों, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या इसमें जो रजोधर्म होगा वो होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि रजोधर्म तब हो रहा था जब एंडोमेट्रियम परत टूट रही थी। तो एंडोमेट्रियम परत तो गर्भाशय में है ना, तो उसका इससे क्या लेना देना, वो टूटेगा और रजोधर्म दिखेगा। ठीक है, आजकल लेप्रोस्कोप विधि द्वारा महिला ऑपरेशन सुगमता से हो जाता है। चीन में सिलिकॉन का एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया गया है जिसे पुरुष के शुक्रवाहिनी में लगा दिया जाता है, इससे शुक्राणु बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। चाइनीज वाले तो और कमाल है, पूरा एकदम परमानेंट हटा दो कि ना तो रहेगा शुक्र नली, ना ही जो है कि शुक्राणु बनेंगे। तो अच्छा लग रहा है ना क्लास? चलो अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट, हर चैप्टर से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, टेंशन नको लेने का। चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमियल विकार पर टिप्पणी लिखना है। क्रोमोसोमियल विकार मतलब होता है बेटा सिंड्रोम, तो मानव में पाए जाने वाले जीनीय विकार पर टिप्पणी लिखना है। बस 1 मिनट देना। आ जाओ देखो बेटा, मानव में गुणसूत्रीय विकार में सबसे पहले तो हम ऑटोसोम्स की संख्या के विकार की बात करते हैं। ऑटोसोम्स मतलब होते हैं बेटा 1 से लेके 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसोम्स। तो अगर 1 से 22 गुणसूत्र में कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑटोसोमल विकार है। लेकिन अगर वो 23वें गुणसूत्र पे चेंज हो रहा है तो उसको हम सेक्स लिंक्ड या हम कहेंगे कि लिंग गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, अब देखो पहला है डाउन सिंड्रोम। कौन से क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम नंबर पे बेटा ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है। अब 21 पे कैसा होगा, एक्स और एक्स। ठीक, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2x ना होके 3 हो जाता है, एक बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी को कैसे दिखाओगे बेटा, 2n+1।
ठीक है, ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे एका सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होता है, कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, तो 46 + 1 = 47। 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। सबसे पहले इसको किसने ढूंढा था, तो लैग्डॉन डाउन ने ढूंढा था। किसने, लैग्डॉन डाउन ने। कब ढूंढा था, 1866 में। कोई पूछे कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की, तो बोलोगे लैग्डॉन डाउन ने किया। और कब किया था, तो 1866 में किया था। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे। अब इसके लक्षण देखो क्या है। तो लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो मंगोलियन दिखते हैं। मंगोलियन मतलब डाउन सिंड्रोम के लक्षण जो होते हैं, इस व्यक्ति का चेहरा मंगोलों की तरह दिखता है। मंगोलों का चेहरा कैसे दिखता था, बनमानुस बोल सकते हो, गोल सा चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा। ठीक, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, गोल चौड़ा माथा, गोल चपटा चेहरा। ठीक है, हाथों की जो उंगलियां होंगी उनमें काफी दरारें होंगी, मतलब चौड़ाई होगा, जैसे अंगूठे और इस उंगली के बीच है वैसे उनकी सारी उंगलियों के बीच इतनी दरार होगी। ठीक है, विदर होंगे और चेहरा चांद के समान होगा। नेत्र एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होंगे। ठीक, नाक चपटी होगी, कान छोटे होंगे, मुख खुला होगा, निचला होठ बाहर की तरफ उभरा होगा और जीभ मोटी व बाहर निकली होगी। ठीक है, और सबसे मुख्य बात बेटा, इनके जो आईक्यू लेवल होता है वो 25 से 70 होता है, मतलब मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि से भी मंद होते हैं। जिसकी वजह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका बुद्धि विकास नहीं हो पाता है, मस्तिष्क विकास नहीं हो पाता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे रोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे हार्निया हो गया, मधुमेह हो गया, ठीक है, ल्यूकेमिया हो गया। ये रोग जो संक्रमण वाले हैं वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो मैंने बोला ना कि जब ऑटोसोम्स में चेंज हो रहा है बेटा तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल विकार। लेकिन अगर लिंग गुणसूत्र में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्रीय विकार। अब देखो, लिंग गुणसूत्रीय संख्या में असमानता अगर हो गई, चेंजेस हो गया, तो क्या हो गया, तो आओ देखें। पहला तो हो गया क्लाइफिल्टर सिंड्रोम और दूसरा लिख दोगे टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों देखो मैंने वही सिंड्रोम रखे, चाहते तो और भी रख सकते थे, पटाओ सिंड्रोम, क्राइडोचैट सिंड्रोम, मन करता कुछ भी रख देते, लेकिन नहीं, मैंने क्या रखा, जो लगातार तुमसे पूछा जाता है, ये अलग से भी पूछा जाता है बेटा और ये एक साथ भी पूछा जाता है। तो याद रखना कि इसमें जब भी तुम पढ़ोगे ये 3 के 3 तैयार करके जाना ही जाना। कौन कौन सा बेटा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और किल-फिल्टर सिंड्रोम, यहां से फंसना ही फंसना है। नेक्स्ट देखो, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम जो होता है बेटा वो ट्राइसोमी कंडीशन होती है। ट्राइसोमी कंडीशन कैसे, कि मेल जो होता है, पुरुष जो होता है वो XY लेके पैदा होता है। ठीक है, XY, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र हो जाता है। तो ये पुरुषों में जब XY होना चाहिए लेकिन एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र हो गया, तो इस कंडीशन को कहते हैं बेटा ट्राइसोमी कंडीशन। ठीक है, एक सूत्रता यानी ट्राइसोमी कंडीशन। अब ऐसी कंडीशन जब होती है तो पुरुषों में जो गुण होंगे वो कैसे निकल के आएंगे, कि उनका जो जनद कोशिका होगा, जो गोनैड्स होंगे वो विकसित नहीं होंगे, जिसकी वजह से इनको क्या बोलेंगे, हाइपोगोनेडिज्म। हाइपो मतलब कम और गोनेडिज्म मतलब बेटा जनद अंग। तो जनद ग्रंथियां इनकी नहीं बढ़ेंगी, जनन योग्य नहीं होंगे, तो इनको हम बोलेंगे हाइपोगोनेडिज्म। अब चलो इतनी बातें हो गई, आगे चलते हैं कि जब हम बात करते हैं बेटा इनकी, तो इनमें जब जनद ग्रंथियां नहीं बढ़ी तो इनमें शुक्राणु नहीं बनेंगे, मतलब ये कैसे होंगे, स्टेराइल यानी नपुंसक होंगे। आगे चलते हैं, अब इनमें एक एक्स गुणसूत्र है। जब एक्स गुणसूत्र है बेटा तो उसमें स्त्रियों वाले लक्षण आएंगे, और स्त्रियों वाले लक्षण सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि स्तन ग्रंथियां बनने लगती हैं, तो इसमें स्तनों का विकास होने लगेगा पुरुषों में। अब ऐसी कंडीशन हुई तो इसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या नाम देते हैं बेटा, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया वर्ड वहां यूज करते हैं जहां पे पुरुषों में स्त्रियों जैसे स्तन विकसित होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा तो सन 1942 में HF क्लाइफिल्टर नामक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रोग की खोज की थी, और उन्होंने कहा था कि पूरे 500, मतलब अगर हम बात करते हैं विश्व की, तो लगभग 500 पुरुषों में से एक पुरुष इस रोग से ग्रसित होता है। ठीक है, अब देखो टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम बेटा महिलाओं में होता है, उसमें एक्स बढ़ जा रहा था, इसमें एक एक्स गायब हो जाता है। मतलब जहां पे एक्स और एक्स होना चाहिए 23वें गुणसूत्र पे, वहां पे एक एक्स गायब हो जाता है, मतलब सिंगल एक्स रह जाता है। ये कब होता होगा, जब अंडे बनते होंगे और अंडे में
एक्स गुणसूत्र ना जाके सिर्फ और सिर्फ क्या चला जाता होगा बेटा, कई बार ऐसी प्रेगनेंसी होती है जहां पे बच्चे में, ध्यान देना कि जहां पे बेटा बच्चे में हार्ट बीट डेवलप नहीं होता है, ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि भाई हार्ट बीट नहीं आया है, बच्चे का एबॉर्शन जरूरी है। तो उस कंडीशन में अगर नहीं मानते हैं पेरेंट्स, वो क्या करेंगे कि भाई जाके दवा लेंगे, चाहे जैसे भी बच्चे को पैदा कर लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि जब बच्चे में पूर्ण विकास ही नहीं हुआ, तो धीरे धीरे मान लो हार्ट विकसित हो गया, सब हो गया, जनन ग्रंथियां ही नहीं हुई, उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। यानी जो क्रोमोसोम आया होगा वो एक्स गुणसूत्र को लेकर नहीं आया, वो सिर्फ और सिर्फ कितने लेके आया, आना तो चाहिए था उसको 23 गुणसूत्र लेके, लेकिन कोई ऐसा स्पर्म जो था वो कितने लेके आया बेटा, 22 गुणसूत्र लेके आया, ठीक है। दो निकलते हैं, एक 23 लेके आया और एक 22 लेके आया, मतलब एक की कमी हो गई। ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जो अंडा बना हो वो अंडे के अंदर गुणसूत्र हो ही ना, यानी एक्स गुणसूत्र का लोप हो, वहां पे नहीं प्रेजेंट होता है। तो देखो ऐसे जब होता है बेटा, तो ऐसी जगह पे हम करते हैं मोनोसोमिक, यानी 2n-1, ठीक है, क्या करते हैं 2n-1। अब इसमें ऐसा जो लक्षण दिखे वो कैसा दिखेगा, कद छोटा होगा, ठीक है, जननांग अल्प विकसित होंगे, अंडाशय विकसित ही नहीं होगा, और वक्ष जो होगा वो चपटा होगा, ठीक है। पुरुषों में देख रहे थे वक्ष बन जा रहा था तो गायनोकोमास्टिया बोल रहे थे, और स्त्रियों में वक्ष बन ही नहीं रहा है, बनना चाहिए वक्ष तो नहीं बन रहा है, तो ऐसी उपस्थिति जो होती है वो अर्ध विकास कहलाती है। और अतः ऐसी जो स्त्रियां होंगी बेटा कैसे होंगी, वो बांझ होंगी, ठीक है। अब 25,000 बालिकाओं में से एक बालिका में ये देखने को मिलता है। तो कैसे होता होगा, कभी कभी एक्स गुणसूत्र में अवियोजन के कारण ऐसे अंडे बन जाते हैं, जिनमें एक में तो एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरे में नहीं होता है। मतलब जब ऐसे सेल डिवीजन हो रहा होगा तो दो भाग में बटा पहले, ठीक है। अब ये एक तो एक्स लेके बटा और एक में कुछ नहीं बटा, अब ये दोबारा बटेगा तो भी मतलब कुछ नहीं बटा, एक खत्म हो जाएगा लास्ट में जाके, नहीं तो अगर डेवलप हुआ तो एक से ऐसे ही डेवलप होता जाएगा। और ये फिर सेल डिवीजन कर रहा है, तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के टाइम एक्स गुणसूत्र बटा ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये केस बनता है। अब जब एक्स गुणसूत्र विहीन अंडा एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से जाके निषेचित हो जाता है, तो ऐसे में क्या बन जाता है बेटा, एक्स और 0, और ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो टर्नर सिंड्रोम की शिकार होती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द बताओ, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है 5th क्वेश्चन 5th चैप्टर से। देखो यहाँ पे अनुलेखन क्या है, प्रोकैरियोटिक यानी प्राक केंद्रकीय में अनुलेखन की क्रिया विधि प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन करना है। देखो बेटा पहले तो समझ लो कि अनुलेखन होता क्या है। अगर हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, ठीक है, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, एमआरएनए स्पेशली, तो हम उसको कहते हैं अनुलेखन की क्रिया, ठीक है, या अनुलिपिकरण की क्रिया। अब देखो इसके परिणाम में डीएनए अणुओं के विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतियां कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उस रूप में आरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। अब यहाँ पे कौन करता है इस क्रिया को, तो बेटा लिखोगे डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज। कौन, डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, ठीक। अब क्या होता होगा इसमें कि अनुलेखन का सबसे पहले तो समय बताओगे कि कब होता है और कहाँ होता है। तो अनुलेखन जो होता है वो कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ होता है बेटा, कोई पूछे अनुलेखन कहाँ होता है तो बताओगे कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर होता है। और किस प्रावस्था में होता है ये भी पूछ दिया जाएगा, तो ये अंतर अवस्था के G2 और G1 फेज में होता है। चूंकि कोशिका के केंद्रक के बीच में, केंद्रक के अंदर क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, केंद्रक के अंदर क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए तो वही होता है ना, और डीएनए जहां पे होगा तो डीएनए से हमको आरएनए बनाना है, तो कहाँ होगा, केंद्रक के अंदर। और किस फेज में होगा कोई पूछे तो कौन से फेज में बेटा, G1 और G2। अगर यही तुमसे पूछ देता डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन तो तुम बोलते एस फेज। अब ये फेज क्या है, तो जो सेल साइकिल चलती है, जो कोशिका चक्र चलता है, उसकी ये बात किया है बेटा, ठीक है, 11th में पढ़े होगे कोशिका चक्र। अब देखो ये तो बता दिए तुम, यहाँ पे तुमको मार्क्स मिल गया। आगे चलते हैं, अनुलेखन की खोज किसने की ये भी बता दो। तो हॉरोवेज, स्टीवेंस और विज, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। हॉरोवेज, विज,
देखो विज इसमें भी लगा, विज उसमें भी, तो पहला हॉरो, डरावना, तो हॉरोविज, विज और स्टीवेंस, ये जो थे वो किसकी खोज किए थे, तो अनुलेखन की खोज किए थे। ठीक है, ये 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएनए संश्लेषण की जो है कि पूरी परिकल्पना की खोज की थी। अब देखो अनुलेखन की आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, तो पहली बात तो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होना जरूरी है, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ सिग्मा फैक्टर का भी होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे वाला बनता है ना ये वाला, और यही जाके जुड़ेगा किससे, डीएनए से, यानी एक डीएनए का खांचा होना चाहिए। तो ये देखो डीएनए का साँचा, एक डीएनए का साँचा लिए, दूसरा क्या लिए बेटा, आरएनए पॉलीमरेज जिसके साथ सिग्मा फैक्टर तुमने लिया। ठीक है, ये 2 चीजें होंगी। फिर चारों प्रकार के राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी ऊर्जा हमको चाहिए, क्योंकि ये सारी क्रियाएं करने में ऊर्जा लगेगी, तो हम जितने 4 टाइप के हम ऊर्जा के पैकेट लेंगे, एटीपी लेंगे, जीटीपी लेंगे, सीटीपी लेंगे, यूटीपी लेंगे। अब तुम कहोगे मैम NADPH2 नहीं ले लेंगे, तो बेटा नहीं लेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये कोशिका का मन। अब जैसे तुमको खाना खाना होगा तो मैं ऑप्शन दूंगी, बेटा गुलाब जामुन खाओगे कि रसगुल्ला खाओगे कि रसमलाई खाओगे कि काजू कतली खाओगे, तो ये तुम्हारा मन करता है ना कि तुम क्या खाओगे। तो ये कोशिकाएं भी अपने अकॉर्डिंग ऊर्जा सेलेक्ट करती हैं कि किस रूप में उनको ऊर्जा सेलेक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम 4 राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट लेंगे, ट्राइफॉस्फेट लेंगे, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी1। अब देखो धातु आयन में 2 हम लेंगे सहकारक, Mg पॉजिटिव, मैग्नीशियम और मैग्नीज सहकारक के रूप में लेंगे, और आरएनए के संश्लेषण के लिए बेटा प्राइमर का होना जरूरी है। आवश्यकता आरएनए के लिए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतनी बातें आप याद रखोगे, क्या क्या चाहिए। आओ ये देखो, यही है पूर्व केंद्रीय, देखो ये बताया है किसका बेटा, ये पूर्व केंद्रीय मतलब प्रोकैरियोटिक, याद रखना पूर्व केंद्रीय पूछे तो यही लिखना है। यू कैरियोटिक अगर बोलेगा ना तो क्लोब लीफ वाला मैटर लेके आओगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पूर्व केंद्रीय पूछेगा तो तुम ये मैटर दोगे। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मतलब होता है बेटा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इस अनुलेखन को प्रोकैरियोटिक में 3 पार्ट में बांटते हैं, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। प्रारंभन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ। ठीक, स्टार्ट, इलोंगेशन और लास्ट में जो कि एंड, यानी प्रारंभन शुरू करेंगे। अब प्रारंभन में तुमने देखा, चलो आ जाओ देख लो, 2 चीजें होगी। पहली बात तो प्रारंभन में बेटा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ। यही लिखोगे कि प्रारंभन में आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ आता है और डीएनए के खांचे के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, डीएनए के खांचे के साथ जुड़ जाता है, जिसमें उन्नायक यानी प्रमोटर, ठीक है, उन्नायक मदद करता है। ठीक, अब जब उन्नायक मदद कर रहा है तो ये डीएनए का जो हेलिक्स है वो खुल जाएगा, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर है वो डीएनए के खांचे से जुड़ जाएगा। दूसरा लिखोगे दीर्घीकरण। ठीक है, तो देखो यही लिखा है ना कि पहले में कि डीएनए क्षारकों का अनावरण, यानी पहले में क्या लिखा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से जुड़कर उसकी श्रृंखलाओं को खोलेगा और डीएनए अणु के विशिष्ट भाग पर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं खुलकर अलग हो जाएंगी, मतलब अलग हो जा रही हैं। फिर इसमें श्रृंखला एमआरएनए के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज आया तो ये जो डीएनए था, ठीक है बेटा, ये जो डीएनए था ये खुल गया, और ऐसे खुल के देखो ये मतलब यहाँ पे खुल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, आरएनए पॉलीमरेज आ गया। ठीक, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ गया तो ये खुल गया। अब जहां जहां पॉलीमरेज जाएगा खिसक खिसक के वो पार्ट खुलता जाएगा, और जब खिसकेगा तो इधर वाला पार्ट वापस जुड़ता जाएगा। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या हुई कि क्षारक युग्मन अब क्या करेगा कि भैया जब डीएनए को खोला है और आरएनए जाके जुड़ा है तो आरएनए डीएनए के साथ अब रिकॉम्बिनेशन करेगा ना, मतलब अगर एडेनिन है तो एडेनिन के साथ खुद के यूरेसिल को जोड़ेगा, थाइमिन है तो एडेनिन जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता जाएगा। मतलब ये देख रहे हो, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड जी जुड़ेगा, तो ऐसे जुड़ता जाएगा, और जब जुड़ता जाएगा बेटा तो फिर क्या करेगा, देखो ध्यान देना कि डीएनए जो होता है वो रजुक में एडिनोनिन के सामने यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन के सामने ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा थाइमिन के सामने एडिनिन ट्राइफॉस्फेट से जुड़ता जाता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है दूसरे नंबर पे कि युग्मक बनाना शुरू करता है। तो पहला क्या लिखोगे, स्टार्टिंग प्रारंभन में क्या लिखोगे कि पहले डीएनए को खोलता है आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ, और फिर
जो है उसमें नाइट्रोजनस बेस के युग्म विकल्पी को युग्म बनाता है। ठीक, दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा बेटा आरएनए श्रृंखला का निर्माण। अब जब पहला ओपन कर दिया और ओपन करके समझ गया कि ए है तो हमको यू जोड़ना है, टी है तो हमको ए जोड़ना है, ये समझ गया, सी है तो हमको जी जोड़ना है, तो ये युग्मन बनाना शुरू किया। जब युग्मन बनाना शुरू किया तो अब डीएनए टेम्पलेट पर जो राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी आरएनए पॉलीमरेज जो जुड़ा है वो क्या करेगा, नए आरएनए का निर्माण करेगा। तो ये नया आरएनए है। अब जब ये बन गया तो ये बाहर की तरफ गया और फिर डीएनए क्या करेगा, अपनी कॉपी बना लेगा, मतलब ऐसे होता जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पहुंचा आरएनए पॉलीमरेज, फिर अपनी कॉपी, जो ये कॉपी है वो लंबी होती जाएगी और फिर यहाँ से देख रहा हो, जैसे देखो ये डीएनए है बेटा, तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ जुड़ा, तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ा तो और जब सब कुछ कर दिया, युग्मन शुरू कर दिया कि ए के साथ हमको इसको जोड़ना है, सी के साथ हमको जी को जोड़ना है, तो फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ बढ़ा, फिर जब यहाँ गया ना, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा तो ये जो पार्ट है वो नीचे निकलता जाएगा। यानी देखो कैसे, तो ये पार्ट यहाँ से हटा के हम कहाँ कर देंगे बेटा, यहाँ। ठीक है, तो ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो है, ठीक है, ये जो डीएनए है बेटा, ये खाली थोड़ी पड़ा रहेगा, ये अपने आप को कॉपी करता रहेगा, कॉपी। तो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा होगा, आओ दिखाएं कैसे। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये आरएनए निकलता जा रहा है, ये आरएनए निकलता जा रहा है, और जैसे जैसे निकलता जाएगा ये वापस फिर से अपनी कॉपी बनाता जा रहा है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज बन जाता है तो डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है पीछे, ठीक है, डुप्लीकेशन कर लेता है। तो यहाँ देखो, तीसरे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए टेम्पलेट पर लगे राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के आरएनए श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब जब निर्माण हो गया तो अब होगा दीर्घीकरण, मतलब आरएनए को बड़ा करना है। तो आरएनए को बड़ा करना है बेटा, तो इस चरण के अंतर्गत डीएनए के साचा सूत्र पर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज पूरकता के नियम का पालन करते हुए आधारी पदार्थ के रूप में चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करके आरएनए की नई श्रृंखला का निर्माण करता है। चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पढ़े थे ना। तो हम एडेनिन की जगह, मतलब जो एडेनिन था उसके साथ किसको जोड़ रहे थे, यूरेसिल को। तो ये यूरेसिल को जोड़ता है और जोड़ जोड़ के एक लंबा आरएनए का निर्माण कर लेता है। ठीक, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साचा सूत्र पर आगे बढ़ता है, डीएनए का साचा सूत्र खुलता जाता है और खुलता जाता है तो नई आरएनए बनता जाता है। और जब नया आरएनए बनता जाता है तो लास्ट में कभी तो ऐसा होगा, जैसे कि मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, तो आरएनए जो है, ध्यान देना बेटा, ठीक है, आरएनए पहले ए के पास गया, ए से कॉपी बना लिया, फिर ए के पास से बी पे गया, फिर बी के पास से सी पे गया, सी के पास से डी पे गया, डी के पास से ई पे गया, फिर एफ पे गया। तो कभी तो खत्म होगा, और खत्म होगा तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये जो बाहर आया तो बेटा जैसे ही, ध्यान देना, जैसे ही ये ए से बी पे जाता है तो डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। ठीक है, डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। फिर ये बी से जब सी पे जाता है तो बी पे भी कॉपी बन जाता है। ऐसे डीएनए अपना रहता है और आरएनए भी बनता रहता है। इसी को हम कहते हैं बेटा अनुलेखन की क्रिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है डीएनए, ठीक है, खत्म हो जाता तो इंसान ही खत्म हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। वो क्या होता है, कॉपी बनती रहती है और रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन दोनों होता रहता है। अब देखो समापन, टर्मिनेशन जो होता है, उसमें आरएनए अणु जो होते हैं उनके संश्लेषण का समापन जीन दूरस्थ सिरे के ठीक बाद में स्थित एक विशेष भाग में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, विलोपन पद कहते हैं। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम समापन क्षेत्र पर पहुंचता है, यह डीएनए के साचा सूत्र से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। तो समापन स्थान पर रो कारक जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साचे से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि अब नई डीएनए के साथ जुड़ना है। तो ये क्रिया लगातार होती रहती है। ठीक है, आ जाओ एक बार फिर से डायग्राम को देख लो मेरे लाल, जरूरी है। देखो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ पहले जुड़ा, तो वहां पे मदद कौन किया, प्रमोटर, उन्नायक एंजाइम जुड़ने में। अब जब जुड़ा तो कॉपी बनाना शुरू किया है, मतलब ये युग्मन बनाना। पहले किसी भी नए जगह जाएगा, मान लो दो लोग थे दोस्त, ठीक है, तो अब जब इस दोस्त को हटा दिया गया, मान लो कि ये दोस्त हट गया, ठीक है, यहाँ पे दो दोस्त बनाओ, ठीक है, अब एक दोस्त बचा, एक को हटा दिया गया क्योंकि इसके साथ जुड़ा है कौन, तो नया दोस्त।
अब नया दोस्त जब जुड़ेगा तो पहले दोस्त के गुणों को जानेगा ना, कि अगर ये ए कह रहा है तो हमको भी बी कहना पड़ेगा, अगर ये सी कह रहा है तो हमको भी जी कहना पड़ेगा। तो युग्मन करना शुरू किया, और जब युग्मन करना शुरू किया बेटा तो कॉपी बननी शुरू हो गई, जिसमें इसने हेल्प लिया सारे जितने भी तुमको एटीपी जीटीपी ये सब बताया ना, तो वो ऊर्जाओं की हेल्प लिया, साथ में सहकारक हेल्प किए, और उन्नायक एंजाइम, यहाँ पे उन्नायक जो है प्रमोटर जो है वो प्रमोट किया। अब धीरे 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 कॉपी बननी शुरू हो गई। जब कॉपी बननी शुरू हुई तो ये समझ गया कि ऐसे ऐसे दोस्त मेरा कह रहा है, अब ये दोस्ती आगे तक चलेगी। जब आगे तक चली तो ये जब दोस्ती आगे तक चली तो बेटा ये जो पीछे की कहानी है, मतलब ध्यान देना कि चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 ये क्लास है तुम्हारे, ठीक है। 8 9 10 11 12, ठीक है, क्लास है। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारे सीनियर पढ़ते थे, तो उनके साथ क्लास 1 के जो है कि टीचर थी, क्लास टीचर, उससे बड़ा अच्छा संबंध था। अब ये सीनियर क्लास 2 में पहुंच गया, तो अब यहाँ पे तुम आ गए, ठीक है, तुम आ गए, तुम आ गए यहाँ पे। या ऐसा हो सकता है कि तुम जो हो यहीं पे फेल हो गए, ठीक, ये भी हो सकता है। तो ये क्लास टीचर नहीं बदलेगा, क्लास टीचर वही रहेगा, ठीक है। क्लास टीचर जो दिख रहा है, मतलब क्लास टीचर इन द सेंस की टीचर यहाँ पे जैसे है वैसे ही सीरीज में रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये जो, या इससे भी अच्छा तुमको समझाए, ये है तुम्हारे प्रिंसिपल स्कूल का। अब मान लो कि यहाँ पे एक क्लास टीचर आया 1 क्लास का, और फिर तुम भी आए, ठीक है, यहाँ पे तुम भी आए, ठीक है, तुम भी आए। तो यहाँ पे 1 2 टीचर थे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया कि तुम आए तो इस टीचर को थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया, और तुम क्लास को मॉनिटर हो गए, क्लास को शांत करा रहे हो। फिर तुम्हारा काम निकला, फिर तुम दूसरे क्लास में पहुंच गए, वहां मॉनिटर बन गए, फिर ये वापस टीचर आ गया। समझते हो, यही हो रहा है यहाँ आरएनए और डीएनए का। डीएनए क्या है, एक प्रिंसिपल है, ठीक, और जो डीएनए की दूसरी कॉपी क्या है बेटा, वो टीचर है। तो टीचर गायब होता है तो क्या होता है, मॉनिटर काम करता है। लेकिन मॉनिटर क्या परमानेंट है, मॉनिटर बस अपना काम निकालता है कि हम टीचर की चमचागिरी किए तो हमारा अटेंडेंस सही टाइम पे लगेगा। तो तुम कुछ टाइम के लिए थे, फिर जैसे ही तुम्हारा काम हुआ तुम क्लास 2 में जाओगे, वहां थोड़ी बैठे रहोगे, 1 से 2 में जाओगे। तो 2 में गए तो क्लास टीचर नहीं बदलेगा, वो तो वहीं पे रहेगा ना बेटा। तो डीएनए की जो कॉपी होती है वो वहीं पे रह गई प्रिंसिपल के साथ। लेकिन फिर दूसरे क्लास में तुम पहुंच गए, दूसरे से तीसरे में पहुंच गए, और लास्ट जब 12th पास करोगे तो निकल जाओगे स्कूल से, बाहर निकल गए। अब दूसरी जो बैच है वो तैयार होके फिर जुड़ गई। तो ये हो रहा है यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही कॉपी बनी आरएनए अलग हो गया, और फिर ये जो सिग्मा फैक्टर, ये जो रो था ये भी अलग हो गया, मतलब फिर ये नए डीएनए के साथ जुड़ के यही क्रिया करता रहेगा। समझे बेटा, इसको आसानी से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, यहाँ पे जैसे है वैसे ही लिखना। लो, अगर ये पूछता है प्रोकैरियोटिक में बेटा तो लिख के आना, प्रोकैरियोटिक मतलब पूर्व केंद्रीय। पूर्व केंद्रिक में अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको ऐसे ही पूरा लिख के आ जाना। फुल मार्क्स की गारंटी हम लोग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 6 चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी तुमसे कई बार पूछा जा चुका है कि लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। अब देखो, लैमार्कवाद की अगर हम बात करते हैं बेटा, लैमार्कवाद या डार्विनवाद की, तो देखो जैव विकास जो होता है, इवोल्यूशन के बारे में इन लोगों ने अपनी अपनी मत रखे थे। तो सबसे पहले तो जैव विकास के सिद्धांत में बेटा, जैव विकास क्या होता है, निरंतर हो रहे, यानी स्पॉन्टेनियस, निरंतर हो रहे जो प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया है, जिसमें छोटे जीव होते हैं उसमें विकास की दर ज्यादा तेज होता है, जो बड़े जीव होते हैं जैसे हम लोग वो धीरे धीरे विकास करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ और वो जो देखते हो रामायण, हा 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 ऐसा ढक दिया जाता है, बच्चा पैदा होता है हा 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 करके 15 साल का बच्चा बन गया, ऐसा नहीं होता है लाल। पहले बच्चा भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद बच्चा बनेगा, फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा। अगर ऐसा होता कि तथास्तु और बच्चा पैदा हुआ तुरंत वयस्क हो गया, तो फिर दुनिया में रोना ही क्या होता, नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बड़े जीवों में धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन मक्खी, मच्छर, तितली, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, तो जल्दी विकास करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। अब अगर जैव विकास होने की बात करते हैं तो हजारों
वर्ष का समय लगता है, तुरंत तुरंत नहीं हो जाता है। इसमें मेन 3 टाइप की वाद पढ़ते हो, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, ये 3 पढ़ते हो, ठीक है। पहला है बेटा लैमार्कवाद। लैमार्क जो थे वो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे। जेबी लैमार्क ने सर्वप्रथम 1809 में अपने जो है कि विचार दिए, किस पर, जैव विकास पे अपने विचार दिए, और अपने पुस्तक में इसका वर्णन भी किया। तो लैमार्कवाद जो था वो उपार्जित लक्षणों पर निर्भर था। किस पे बेटा? तो लैमार्कवाद किस पे निर्भर था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं इनकी। इन्होंने कहा था कि वो अंग जिनका उपयोग हम ज्यादा करते हैं वो ज्यादा समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी दिखते हैं, और जिनका उपयोग हम नहीं करते वो धीरे 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 लुप्त हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उस ऑर्गन का यूज ही नहीं होगा। लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना काय की उनके व्यवहार पर, वातावरण पर, परिवर्तन पर सीधा प्रभाव डालती है। ठीक, परिवर्तनीय वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा अथवा कम होता है। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिनका उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे ह्रास मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वातावरण के सीधे प्रभाव से अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। ठीक, जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। वंशागत मतलब एक से दूसरे वंश तक पहुंचेंगे। ऐसा लगातार होने पर पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है। मतलब पहले हम लोग बंदर दिखते थे, अभी धीरे 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 इंसान दिख गया, मतलब हम लोगों ने अनुकूल कर लिया। कपड़े पहनने लगे तो बाल कम हो गया, सुंदर दिखने लगे। पहले कपड़े नहीं पहनते थे लोग तो बाल इतना ज्यादा था कि बंदर दिखते थे, भालू दिखते थे। तो हम लोग इंसान बने तो हम लोग के पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई। तो ये वही कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे यूज होगा वो चीजें रहेंगी और नहीं यूज होगा खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने जिराफ का। ठीक, जिराफ की लंबी गर्दन तथा अग्रपाद का एग्जाम्पल दिया कि पत्तियां खाने की वजह से उनके आगे के पैर और गर्दन जो है वो लंबी हो गई है। सांपों के जो पैर है वो लुप्त हो गए हैं क्योंकि सांपों ने चलना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने बोली। अब देखो आगे चलते हैं। लेकिन लेकिन लैमार्कवाद का बेटा खंडन भी करने के लिए बहुत लोग तैयार थे। जैसे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था बीजमैन। क्या नाम था? बीजमैन। उन्होंने 21 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटी, और पूंछ काटी फिर भी चूहे की पूंछ निकल आती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी उपार्जित लक्षणें नहीं जाती हैं। ठीक है, तो जैसा विकास पर दिया गया दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद कहलाता है। उसके मुख्य बिंदु हैं क्या क्या बेटा? कि अतिजनन। अतिजनन मतलब होता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति संतान उत्पन्न करती है। संतान क्यों उत्पन्न करती है? ताकि उसकी जो अस्तित्व है वो बना रहे। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अस्तित्व बना रहे। पर्ल ऑयस्टर की बात किया इन्होंने। पर्ल ऑयस्टर एक बार में बेटा 10 लाख अंडे देती है। 10 लाख अंडे देती है। ठीक है, तो 10 लाख अंडे देती है, सबके सब तो नहीं पनप जाएंगे। ठीक, या मान लो कोई भी अगर हम बात करते हैं छोटे जीव जंतुओं की, तो एक बार में पता नहीं कितने अंडे देते हैं। अब सारे के सारे अंडे अगर बच्चे बन जाए तो फिर दुनिया में रहने की जगह ही नहीं होगी। ठीक, तो अस्तित्व के लिए संघर्ष, प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, और यह संघर्ष भोजन के लिए, आवास के लिए, स्थान के लिए, साथी के लिए, जनन के लिए हो सकता है। जैसे अंतः जातीय संघर्ष, इसमें एक ही जाति के सदस्य आपस में लड़ेंगे कि जो जीता वो सिकंदर। हो सकता है पोषण के लिए लड़े, खाने के लिए, जनन के लिए लड़े, या आवास के लिए लड़े। ठीक है, या अंतरा जातीय मतलब अलग अलग समुदाय के दो लोग से मतलब आपस में लड़ रहे हो, पोषण के लिए, जनन के लिए, इन सब के लिए। इसको कहते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष। ठीक है, वातावरणीय संघर्ष हो सकता है बेटा, ताप, प्रकाश, वर्षा, ये सब जो होता है सबको प्रतिकूल नहीं होता, मतलब सब उसके प्रतिकूल नहीं होते। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होंगे कि उसके लिए मतलब अनुकूल रहते हैं, और कुछ लोग जो होंगे वो अनुकूल नहीं होते हैं। जो अनुकूल होंगे वो दुनिया में रहेंगे, जो नहीं होंगे वो क्या होंगे? निकल लेंगे। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वातावरणीय कारक जो होते हैं वो जीवों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर है प्राकृतिक विभिन्नताएं। एक ही जाति जो होती है, एक ही जाति के दो जीव कभी समान नहीं होते, यहाँ तक कि एक माता पिता के बच्चे समान नहीं होते। इसमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को डार्विन विचलिन विभिन्नताएं कहा गया। ठीक है, तो डार्विन विचलिन विभिन्नताएं कहा गया, जिससे विभिन्नताएं जैव विकास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है, और इसके बिना जैव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भैया ध्यान दो कि जैव विकास, जीवों का विकास कब होगा? जब उनमें विभिन्नताएं आएंगी। अब मान लो कि सब फोटोकॉपी दिखेगा, कि जैसे हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं ना, आप चाइनीज देखते हो, कहते हो अरे सब के सब सेम ही दिख रहे हैं,
क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में बदलाव नहीं दिखता। अब धीरे धीरे देखो, अगर पहले के लोग क्यों करते थे सगोत्री विवाह नहीं करते थे ये, क्योंकि उनमें कुछ चेंजेस नहीं आते बेटा। अगर चेंजेस लाने हैं तो अलग अलग गुणों को हम मिश्रित करेंगे, ठीक, तो जैव विकास होगा। अगर हम पुराने ही रूल को लेके चलेंगे तो जैव विकास नहीं होगा। मतलब विभिन्नता बहुत जरूर, बोलोगे विभिन्नता बहुत बड़ा कारण है जैव विकास का, ठीक। प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक विभिन्नताओं का चयन करती है, ताकि प्रकृति जो होती है विभिन्नताओं का चयन करती है। जाति अस्तित्व प्रकृति के इस चयन पर निर्भर करती है। वे जातियां जिनका चयन प्रकृति करती है वो विकसित होती हैं, और जिनका नहीं करेगी वो क्या हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगी। तो डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा। क्या कहा बेटा? डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे क्या कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा। तो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे कि हर्बर्ट स्पेंसर मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता किसको कहते हैं, तो एक्चुअली में एक ही बात दोनों लोग बोले। एक ने उस चीज को बोल दिया प्राकृतिक वर्ण और एक ने बोल दिया उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो योग्यतम की उत्तरजीविता अगर टर्म पूछा जाए, मतलब शब्द पूछा जाए, तो बोलोगे कि हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी जो कहानी है मतलब वाद है वो किसने प्रस्तुत किया, तो भैया किसने किया बेटा? डार्विन ने किया, ठीक है, क्योंकि बात तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। अब नई जातियों की उत्पत्ति, जो जीव योग्य होंगे उनमें उपयोगी विभिन्नताएं वंशागत होती हैं, मतलब बढ़ेंगे बच्चे, और नहीं होगी तो फिर निकल लेंगे, ये बातें होंगी उसके साथ, ठीक। आगे बात करते हैं मलेरिया, ठीक। तो लैमार्कवाद याद रखोगे, डार्विनवाद याद रखोगे, ठीक। और इसके अलावा बेटा क्या याद रखोगे? उत्परिवर्तनवाद क्या है कि जो उत्परिवर्तन देखने को मिलता है वो कैसे दिखता है? जब जब विभिन्नता दिखेगा तभी उत्परिवर्तन दिखेगा। मतलब जैव विकास का कारण विभिन्नता और उत्परिवर्तन है, इसी को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का रेखांकित चित्र, ये चैप्टर 7 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देखो मलेरिया जो होता है बेटा, मलेरिया पहले तो जान जाओ कि प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। ये जो प्रोटोजोआ होता है वो द्विपोषदी होता है। द्विपोषदी मतलब दो पोषद होते हैं, दो लोग पे ये डिपेंड होता है। प्रथम जो फर्स्ट होता है वो मानव होता है, और द्वितीय जो होता है बेटा मादा एनाफिलीज होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है। इतने जो है कि टाइप हैं प्लाज्मोडियम के, ठीक है। मतलब ये चार भाई हैं। चार भाई में से सबसे जो सीधा साधा भाई है बेटा वो है सुधम तृतीयक मलेरिया, यानी जो हमारे इंडिया में मिलता है, ठीक है, वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये बड़ा सिंपल सा है, ये होता है, हम लोग दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। सबसे जो दुष्ट भाई है इसका यानी दुर्दम तृतीय मलेरिया, ये है बेटा फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोटोजोआ जिसको इन्फेक्ट करता है उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जो संक्रमण होता है अगर सही टाइम पे दवा इसका नहीं हुआ तो ये रुधिर कोशिकाओं में थ्रोम्बोसिस हो जाता है। मतलब रुधिर जो होगा वो जमने लगेगा और इंसान की डेथ हो जाती है। ये कॉमन बातें हुई। अब बात करते हैं हम प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की। तो प्लाज्मोडियम में जो इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन वाला रूप होता है उसको कहते हैं बेटा स्पोरोजोइट। क्या होता है? स्पोरोजोइट। तो तुमसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम किस रूप में इन्फेक्शन करता है, तो बोलोगे स्पोरोजोइट, ठीक है। फिर ये कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में मच्छर काटा और मनुष्य के अंदर गया। अब ये मनुष्य के अंदर से कहाँ पहुंचता है बेटा? यकृत में। दूसरे नंबर पे कहाँ पहुंचा? दूसरे में यकृत पे पहुंचा और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फिर लाल रुधिराणु में पहुंचते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे लाल रुधिराणु में पहुंचे, और जब लाल रुधिराणु में पहुंचे, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। वहां क्या हो जाएंगे बेटा? फट जाएंगे। और जब ये फटेंगे तो वहां से एक टॉक्सिन निकलेगा, एक विष निकलेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हीमोजॉइन। क्या कहते हैं बेटा? हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन निकलेगा तो इंसान को ठिठुरन होगी, ठंडी लगेगी, और फिर मादा एनाफिलिस को आएगी, घूमते टहलते हैं, भिन 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 करते, और इंसान जिसको मलेरिया हुआ है उसको काट लेगी। काटेगी तो फिर क्या लेके जाएगी बेटा? तो काटेगी तो परजीवी को उठा के ले जाएगी, ठीक। और परजीवी के किस रूप को ले जाएगी? तो यहाँ युग्मक को ले जाती है, युग्मक को, ठीक है।
ये जो रुधिर चूसती है रुधिर, तो एक युग्मक को नहीं ले जाती, ये मादा युग्मक को, नर युग्मक को उठा उठा के ले जाती है और फिर कहाँ जाती है, तो भैया फिर स्पोरोजोइट में बदलती है। ठीक है, अब ये जब स्पोरोजोइट बहुसंख्या में हो जाते हैं मादा के कहाँ पे, तो लार ग्रंथियों में होते हैं, और लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं तो मच्छर फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, और काटेगा तो फिर स्पोरोजोइट लेके जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, फिर से शरीर में चला जाएगा। अब जो मनुष्य है उसमें जो प्लाज्मोडियम है बेटा वो अलैंगिक अवस्था प्रस्तुत करता है, लेकिन अगर मच्छर की बात करते हैं तो मच्छर में क्या करता है बेटा, तो लैंगिक। कहाँ गया, हाँ, द्वितीयक परपोषी होता है, मनुष्य प्राथमिक पोषी होता है, और मच्छर में क्या होता है बेटा, तो लैंगिक अवस्था प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझा दें। देखो सबसे पहले मच्छर ने इसको काटा, ठीक, काटा तो बेटा क्या लेके गया, दुनिया से चला गया, स्पोरोजोइट लेके गया, स्पोरोजोइट। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट जो है वो रुधिर के माध्यम से कहाँ पहुंच गया, लीवर में, क्योंकि वो अकेला था, तो अकेला क्या चना उखाड़ेगा, बोलते हैं ना अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, तो यहाँ लीवर में गया, लीवर में पड़ा रहा, ढेर सारी अपनी संख्या बढ़ाया, ढेर सारा बढ़ा लिया, जब बढ़ा लिया तो ये बाहर निकला, बाहर निकला जैसे ही आरबीसी में आया, ठीक है, आरबीसी में आया तो ये फट गया, और फट गया तो सारे के सारे बाहर आ गए। जब ये फटा तो इसमें से निकला हीमोज्वाइन, क्या निकला बेटा, हीमोज्वाइन, जो एक बहुत बड़ा विष था। ये विष जो था वो ठंडा लगने लगता है, इसको जैसे ही रुधिर में निकलता है आरबीसी में ये ठंडा लगने लगता है, ठिठुरन होने लगता है। अब जब ये रुधिर में आया तो ये रुधिर में उड़ता फिरूं मस्त गगन में हो गया, मतलब मेल फीमेल घूमने लगे, अपना घूमने लगे, कहानी अपनी सब जगह बताने लगे तो बेचारा बीमार, पहले तो लीवर इफेक्ट था, अब जहां जहां रुधिर जाएगा वहां वहां ये सब जाके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो मतलब रोगी बहुत ज्यादा रोगी हो जाता है। अब इसमें देखो ये मादा और ये नर युग्मक में रुधिर में रहता है, फिर आया कोई मच्छर घूमते टहलते और आया और फिर क्या किया, भरभरा के काट लिया। ठीक, अब काट लिया तो ये क्या ले गया, ये जब काटा इसके मुख में नर और मादा दोनों गए, यहाँ पे ये जुड़ गए, और जुड़ के फिर क्या बनाया, लार में गए, लार में जुड़ने के बाद इनकी ढेर सारी संख्या बढ़ने लगी, जिनको नाम दिया गया बेटा स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। ठीक है, और फिर स्पोरोजोइट को फिर किसी मच्छर के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा स्वस्थ में, तो ये पूरा साइकिल है। अब जो मच्छर है, ठीक है, इसमें दिखाओगे लैंगिक, और जो यहाँ पे इंसान है उसमें दिखाओगे अलैंगिक। ये पहला पोषक बनाओगे इंसान को, और ये दूसरा पोषक बनाओगे मच्छर को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि रोगी को भूख नहीं लगेगा, जी में चलने लगेगा, बुखार हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, पेशियों में जोड़ों में दर्द होगा, ये सारे लक्षण होंगे। उपचार क्या होगा बेटा, 300 साल पुराने समय से कुनैन की छाल से बनाया जा रहा है दवा, तो जितने भी क्वीन वाले दवा हैं वो सब लिख दो, और कृत्रिम रूप से आजकल कुनैन से बनाई जा रही है दवाई, जिसमें कि नीवा क्वीन, डेसोक्विन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन, ये सब जो दवाएं हैं ना वो बन रही है, पैटाक्विन, ये सब नाम लिख लो, दो चार नाम याद करके। ठीक है, जो क्या करती हैं, तो खत्म करती हैं इनके प्रवस्थाओं को। कोई दिक्कत इतने में, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना। बचाव कैसे करेंगे, तो वयस्क मच्छर को मारने के लिए अब इसमें जितनी भी याद है ना बचाव सब लिखो, मच्छरदानी लगाएंगे, जो है कि डीडीटी, बीएससी, ये सब मच्छर कीटनाशक दवाएं हैं जिनको हम छिड़केंगे जिससे मच्छर मर जाए। गैम्बूसिया मछली छोड़ दोगे क्योंकि वो लार्वा खा जाती है मच्छर के, तो गैम्बूसिया मछली जो है लार्वा खा जाएगी तो मच्छर पनप नहीं पाएगा। बत्तख छोड़ दोगे, यूटिकुलेरिया एक क्या बोलते हैं कि पादप होता है, पेड़ पौधा होता है, उसको डालोगे जिससे कि बीओडी पानी का जो होगा ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो कम होगा, जिससे कि लार्वा इसके पनप नहीं पाएंगे। जो गड्ढे हैं जहाँ पे पानी जमा है वहां पे कैरोसिन डाल दोगे जिससे कि वहां पे एक लेयर बन जाए और जो है लार्वा पनप न पाए। मच्छरदानी लगाओगे, क्रीम आती है उनको यूज करोगे, ये सारे जो है ना जो तुम जनरल लाइफ में यूज करते, मोर्टिन सोर्टिन सब लिख दो इसमें, देखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब सूक्ष्म जीवों की भूमिका, ठीक है, एक मिनट देना मुझे।
देखो यहाँ पे औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना है बेटा। तो सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, कवक, ईस्ट इत्यादि ये सब आते हैं। सर, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, ईस्ट इत्यादि आते हैं। उद्योगों में विभिन्न उत्पादों के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनमें यूज होता है। जैसे पहला है बेटा किण्वित पेय पदार्थ। जैसे किण्वन, किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन, जहां पे अनॉक्सी श्वसन करके बैक्टीरिया एक चीज को दूसरे में परिवर्तित करती है, उसको किण्वन बोल देते हैं। ठीक है, तो किण्वित पेय पदार्थ हमारे देश में बहुत धड़ल्ले से बिकते हैं, देश विदेश हर जगह इनकी मांग है। इनको हम औद्योगिक रूप में प्राप्त करते हैं। तो कुछ ईस्ट हैं जैसे सैक्रोमाइसीज, सर्वेसी, ठीक है, सैक्रोमाइसीज, एलिप्सोडियम, ठीक, और क्या ये सब जो है ये क्या बनाते हैं बेटा, तो इनको जब मिक्स किया जाता है फलों के जूस में तो वाइन का निर्माण होता है। इसके अलावा माल्ट, जौ इत्यादि से जो रस होते हैं उनके, उनसे बियर, विस्की, वुड, आलू से वोडका, ये सब निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बड़े लेवल पे, अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हम घर पे थोड़ा सा बर्तन लेंगे, आलू भर देंगे उसमें निकालेंगे, नहीं, इनको बड़े लेवल पे करते हैं औद्योगिक रूप पे, क्योंकि ये सारी चीजें मार्केट में बिकती हैं, इन्हीं को कहते हैं औद्योगिक रूप। देख लो, याद करो। नेक्स्ट है बेटा सिरका। सिरका जो बनाने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी। ये कैसे काम करता है, तो अल्कोहल पे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बैक्टीरिया क्या बनाता है, अल्कोहल को किसमें परिवर्तित कर देता है बेटा, एसिटिक अम्ल में। ठीक है, एसिटिक अम्ल में, और इसी को कहते हैं सिरका। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा बैक्टीरिया काम करता है तो बोलोगे माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर एसीटी, इन दोनों का नाम याद रखोगे, जो कि सिरका बनाने में उपयोगी होते हैं। और सिरका हम लोग जानते हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज होते हैं, सब्जियों में, फलों में, मतलब खाद्य पदार्थों में तुम सिरका यूज करते हो। तो ये सिरका कैसे बनाया जाता है बेटा, औद्योगिक रूप में। ठीक है, बड़े पैमाने पे। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू में बेटा तंबाकू की पत्तियां, चाय की पत्तियां, इनमें स्वाद और सुगंध देने के लिए बहुत सारे सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है ताकि ये बड़े लेवल पे बेची जा सके। तो अगर हम बात करते हैं बैसिलस मेगाथीरियम की, तो ये सुगंध बढ़ाता है तंबाकू की, और अगर माइक्रोकोकस कैंडिडेंस की बात करते हैं तो ये स्वाद बढ़ाता है तंबाकू की। ऐसे ही जो पत्तियां होती हैं चाय की, उनमें भी ये डाला जाता है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, जो क्या करता है, तो चाय का स्वाद बढ़ाता है। ठीक है, कभी कभी बोलते हो ना कि ये चाय तो स्वादिष्ट ही नहीं है, तो चाय का स्वाद किसने बढ़ाया, ये माइक्रोब्स ने। तो जितना तंबाकू तुम्हारे लिए नुकसानदायक है बेटा, उतना ही नुकसानदायक ना चाय भी है। इसीलिए जो लोग देखते हो अक्सर जो बहुत ज्यादा चाय का सेवन करते हैं, उनके भी दांत तंबाकू खाने वालों के दांत के इक्वली काले होते हैं। तो लोग कहते हैं सुरती खाते हो क्या, तो सुरती नहीं, वो चाय से वैसा हो जाता है। ठीक, क्योंकि दोनों में अलग से कौन कौन सी चीजें मिलाई जा रही हैं, चाय की पत्ती नुकसानदायक नहीं है, लेकिन उनको जो बेचने के लिए अलग अलग टाइप के सूक्ष्म जीव मिलाए जा रहे हैं वो उनको नुकसानदायक बना है। ठीक है, आगे बात करते बेटा तालाबों में या छोटे जल संग्रहों पे, हौज में जूट या पहुआ के पादप डाल दिए जाते हैं, जिनके बाद इन पर जो जीवाणु होते हैं वो एकत्र होके इनको क्या करते हैं कि इन पे जो है कि वो कर देते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन कर देते हैं, जिसकी वजह से जब इन रेशों को स्वच्छ जल में धोया जाता है पटक कर, तो उनसे जो फ्लोयम होता है, पोषवाहक होता है, वो अलग हो जाता है और आसानी से हम उनके रेशों को अलग कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें भी कौन मदद किया, सूक्ष्म जीव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 9 से, जो कि जल विद्युत कण संचरण तकनीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार तुमसे पूछा गया जल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, क्या है। ठीक है, देखें, हाँ ठीक है, पूरा है, चलो, हमको लगा आधा न दिया हो। देखो, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है बेटा, वो एक पृथक्करण तकनीक है, पहली बात तो जान जाओ। ठीक, इसके द्वारा डीएनए खंडों को आवेश को पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आणविक भार के आधार पर विद्युत क्षेत्र में पृथक किया जाता है। तो पृथक किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता होगा कि इसको काटना है, तो काटना है तो कौन सा चीज लेके आएंगे, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, क्योंकि हम लोग इसको आणविक कैंची कहते हैं। तो ये आया और डीएनए को क्या कर दिया बेटा, काट दिया। पहला प्रोसेस, पहला नंबर लिखो यहाँ पे, पहला प्रोसेस तुमने किया कि डीएनए को काट दिया, किसकी मदद से, एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की मदद से। अब दूसरा क्या किया बेटा, तो दूसरा प्रोसेस यहां लिखो कि दूसरा प्रोसेस तुमने क्या किया कि जो डीएनए कटा हुआ खंड था उसको एगारोज में, एगारोज जेल या
इसको कहते हैं पॉली एक्रिल एमाइड, ठीक है। इस जेल में रख दिया, जो कि ये जेल जो होती है वो एक जिलेटिन की पट्टी होती है। किसकी? जिलेटिन की पट्टी होती है, उसमें रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि ये बफर विलयन था। क्या था बेटा? बफर विलयन। बफर विलयन तुमने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। तो बफर विलयन में एसिडिक और जो बेसिक मीडियम होता है वो नॉर्मल दिखता है, तो इस वजह से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या किए कि इसमें विद्युत प्रवाह किए। तीसरा नंबर बेटा इसमें विद्युत का प्रवाह किया। अब चौथा नंबर क्या हुआ? जब विद्युत प्रवाह किया तुमने, तो जो डीएनए के अणु में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड थे, न्यूक्लियोटाइड में एक ऋणावेशित फॉस्फेट समूह होता है, जिसकी वजह से डीएनए कैसा दिखता है बेटा? डीएनए निगेटिव दिखता है, ठीक है, ऋणात्मक दिखता है। अब जब ऋणात्मक है तो डीएनए कहां जाएगा? चौथा हो गया, ये हो गया पांचवा। तो अगर ऋणात्मक है बेटा तो डीएनए कहां जाएगा? एनोड की तरफ, ठीक, आकर्षित होगा। और आकर्षित होते हैं तथा आकार व आवेश के आधार पर पृथक हो जाते हैं, ठीक। अब छठवां प्रोसेस क्या हुआ बेटा? तो कम लंबाई के डीएनए अधिक लंबाई के डीएनए खंडों की तुलना में अधिक दूर तक तीव्रता से गति करते हैं। क्योंकि अगर मान लो लंबी पूंछ हो तो जाओगे तो फंस जाएगा, लेकिन छोटी पूंछ हो तो दौड़ जाओगे। तो छोटा डीएनए जल्दी जल्दी मूव करेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लूइडिटी मिलेगी उसको। लेकिन जब लंबा है तो क्या होगा? धीरे धीरे गति करेगा, ठीक, क्योंकि इस पर घर्षण बल देखो दे ही दिया, घर्षण बल की मात्रा कम होती है। अब सातवां प्रोसेस क्या करोगे बेटा? कि सातवां क्या है? यही तक है। अंत में विद्युत धारा का प्रवाह रोक दोगे। जब रोक दिए विद्युत धारा का प्रवाह, लो तुम्हें सातवां ही पॉइंट लिखवा दें, विद्युत धारा रोक दिए। अब क्या करोगे? ध्यान दो। अब रोक दिए तो एगारोजेल के छननी प्रभाव द्वारा डीएनए खंड की लंबाई को अलग कर दोगे। अब देखो छठवां सातवां हो गया। अब यहां से आठवां प्रोसेस कि इसको एथिडियम ब्रोमाइड में अभिरंजित कर दोगे, मतलब कलर कर दोगे, रंग दोगे। फिर जब कर दोगे तो नौवां प्रोसेस क्या करोगे बेटा? कलर करने के बाद इन्हें पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव में लाया जाता है, मतलब उन पे यूवी रेज डालोगे। जब यूवी रेज डालोगे तो चमकीला नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देने लगेगा, और अंत में डीएनए की इन पट्टियों को काटकर पृथक कर देंगे। तो सिंपल सिंपल बात उंगली पे याद करो। पहले तुमने डीएनए लिया, डीएनए को क्या किया? तो काट दिया। किससे काटा? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसको काट दिया। काटने के बाद एक कुछ छोटे कुछ बड़े फ्रेगमेंट मिले। अब जिससे डीएनए निगेटिव हो गया, और डीएनए निगेटिव हो गया तो किसकी तरफ भागा? एनोड की तरफ। जब एनोड की तरफ भागा तो उनको अलग करके हम एगारोस जेल में डाल देते हैं, जो कि जिलेटिन की बनी होती है। फिर उस पर हम बिजली डालते हैं, मतलब विद्युत डालते हैं। विद्युत थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं, फिर उसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद फिर उसको एथिडियम ब्रोमाइड में कलर कर देते हैं, रंग देते हैं, अभिरंजित कर देते हैं। जब अभिरंजित कर दिया तो उस पर डाला तुमने यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, जिसकी वजह से ये नारंगी, चटकीले नारंगी रंग का चमकने लगा। बस कहानी खत्म। देखो यही तो है, उंगली पे गिन के लिख देना, पूरा मार्क्स उठा लेना, और जो जो इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन किया उसको अंडरलाइन भी कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लो जिसको नहीं पता है ना, लो लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन तो देख ही के जाना बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डी एमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण दीजिए, ठीक है, वर्णन करना है देते हुए। अब देखो, जिन आनुवांशिक रोगों का इलाज किसी जीन को रोगी मानव की कोशिकाओं अथवा ऊतकों में प्रविष्ट कराकर किया जाता है, वह जीन चिकित्सा कहलाती है। पहला उसमें क्या आ जाएगा बेटा? तो एक रोग है जिसको बोलते हैं गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, जिसको हम बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID, ठीक है। इस एक प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग में ना प्रतिरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है, ठीक है। और देखो इसको में बबल बेबी सिंड्रोम, ठीक है, इसको बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक। तो कोई पूछे कि बबल बेबी सिंड्रोम किसको कहते हैं, तो SCID को कहते हैं, ठीक है। SCID को बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। अब यह रोग X गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो एंजाइम एडिनोसिन डी एमिनेज
ठीक है, के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी होता है, में उत्परिवर्तन के कारण होता है। अब सोचो कि एडीए जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन है जो एडीए को संश्लेषित कर रहा है और उसी में चेंजेस आ गए, उत्परिवर्तन हो गया, अचानक से चेंज आ गया। तो चेंज आया तो उसका रिजल्ट क्या मिला बेटा कि यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के सफल कार्यान्वित हेतु अत्यंत आवश्यक जीन था, लेकिन एससीआईडी से ग्रसित जन्मे शिशुओं में प्रतिरक्षा तंत्र उपस्थित नहीं होता, जिससे इनमें संक्रमण से लड़ने की क्षमता नहीं होती। तो जब ये इफेक्टिव हुआ, मतलब उत्परिवर्तन हुआ, तो उसमें प्रतिरक्षा तंत्र का विकास होना बंद हो गया। ठीक है, जीन चिकित्सा का प्रयोग सर्वप्रथम 1990 में हुआ था। किसमें हुआ था बेटा? एक 4 वर्ष की लड़की में हुआ था, जो किससे ग्रसित थी? तो एडिनोसिन डीएमिनेज से, एडीए, ठीक है, एडीएस से ये ग्रसित थी। इसके उपचार हेतु सामान्य जीन रोगी में अनुपस्थित आरएनए की अनुप्रति को रेट्रोवायरस में या अन्य किसी विषाणु के वाहक में स्थानांतरित किया गया। मतलब इसके जो जीन थे उसको निकाल के किसी जो कि एड्स का वायरस था या कोई पुराना वायरस, जिसमें उसको स्थानांतरित मतलब मिक्स किया गया। ठीक है, मिक्स करने के बाद फिर हम उस रोगी के अस्थि मज्जा में इसको लाके क्या कर दिया है? इम्प्लांट कर दिए, इसमें लाके डाल दिए, कोशिकाओं में निकाल कर उसमें विषाणु का संक्रमण कराते हैं तथा कोशिकाओं का संवर्धन करते हैं। मतलब कोशिकाओं का, देखो, कोशिकाओं का संवर्धन कराते हैं किसमें बेटा? अस्थि मज्जा में। तो इस तरह से सबसे पहले तो देखो, इसमें जो रोगी है, रोगी को जीन को निकाले, जीन को निकाल के हम वायरस में डाले, ठीक है, और वायरस में डाल के इनका संवर्धन करते हैं, मतलब अस्थि मज्जा से कोशिकाओं को निकालकर उसमें विषाणु का संक्रमण कराते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट है, देखो, लो ये देखो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि तत्पश्चात रोगी की अस्थि मज्जा जो होती है बेटा, उसमें से कोशिका को निकाला जाता है। कोशिका को निकाल के विषाणु, चाहे वो रेट्रोवायरस हो चाहे एड्स वायरस हो, उसमें डालते हैं और फिर कोशिका का संवर्धन करते हैं। मतलब किसी ई कोलाई में या कोई भी जहां पे ये जल्दी जल्दी अपनी कॉपी बनाए, उस कोशिकाओं में डाल के इनका बढ़ाएंगे इनको संख्या में। अब इस स्थिति में विषाणु जो होगा वो आरएनए जीनोम पर बना डीएनए प्रतिलेख, ठीक है, पोषक कोशिकाओं के गुणसूत्रीय डीएनए में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या होगा कि जो विषाणु होगा वो जो पहले से वहां पे उपस्थित है आरएनए विषाणु में, उसमें डीएनए जो प्रतिलिपिकरण हो रहा था वहां पे क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन करने लगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था तो वो करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं को पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में अंतःक्षेपित कर देंगे। अब उस जो कोशिका को बनाए हैं फिर हम उस रोगी के शरीर में डाल देंगे। तो क्या देखा गया कि इस प्रकार रोगजनक विषाणु के आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन करके हम कैंसर, एड्स इत्यादि जैसे घातक रोगों के विषाणुओं को रोगजनक होने से बचा सकते हैं। समझो, ठीक है। मान लो कि एक चोर आया जो चोरी करता है, ठीक है, चोरी करता है, उसका काम है चोरी करना, ठीक, और वो गया चोरी करने एक चोर के घर में। समझे, ध्यान दो कि चोरी करने गया किसके घर में? चोर के घर में। तो अब उस चोर को, जो पहला चोर है जिसके घर में चोरी करने गया वो भी चोर है, तो उन दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे? एक जगह रख देंगे। तो अब उसमें से जो अच्छा होगा या जो बुरा होगा वो भी अपने आप को अच्छा साबित करने में लग जाएगा ना। वो बोलते हैं ना, चोर के हाथ में चाबी। तो मान लो एक रोग है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र बनता ही नहीं है, ठीक, और जो एड्स का वायरस है उसमें क्या गुण था कि वो प्रतिरक्षा तंत्र को ही मारता था। समझ रहे हो? तो प्रतिरक्षा तंत्र जिसमें बन ही नहीं रहा है तो किसको मारेगा? एड्स। तो उस कंडीशन में क्या किया एड्स का जो वायरस था, वो क्या किया कि अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। जब बदलना शुरू किया तो उस चीज को हम एड्स के मरीज में डालने लगे तो वो दवा का काम कर गया। समझे? वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो ये डायग्राम याद कर लेना बेटा, और ये देखो फिर से देख लो, ये पूरा लिख डालना, एग्जाम में आएगा तो। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है उनको आंसर सहित मैंने यहाँ पे दे दिया है ताकि तुमको दिक्कत ना हो खोजने वजने का। ठीक।
ठीक, ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है, तो बुक में डायग्राम पे थोड़ा प्रैक्टिस कर देना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख घटकों का नाम बताइए, एक तालाब के पारितंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र बेटा वह तंत्र है जहां पे जैविक तथा अजैविक दोनों कारक आपस में मिलकर परस्पर संबंधों तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम एक बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। क्या है? क्रियात्मक इकाई है। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब में उपस्थित जैविक व अजैविक घटक आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक कार्यशील इकाई का निर्माण करते हैं। कार्यशील इकाई मतलब सब मिलजुल के अपना अपना कार्य करते रहे। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले अजैविक व जैविक घटक निम्न प्रकार के हैं। देखो समझो बेटा, तालाब में जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, उत्पादक क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। उपभोक्ता क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। फिर ऑक्सीजन लेगा तो CO2 देगा। CO2 कौन लेगा? उत्पादक लेगा। तो ये क्रिया ही तो हो रही है ना, और परस्पर आपस में सब मिलके कर रहा है। अब ये जो पादप है, इसको ये सारी चीजें करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा? अजैविक चीज, मतलब जल लेना पड़ेगा, मिट्टी लेना पड़ेगा, नमी लेना पड़ेगा, उनसे जो चीजें न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है, उनको लेना पड़ेगा। तो ये सब आपस में मिलके काम कर रहा है ना। तो देखो, जैविक घटक में उत्पादक आएगा बेटा, उपभोक्ता आएगा और अब घटक आएगा। उत्पादक में पादप प्लवक आएंगे जिसमें कि शैवाल आता है और छोटे छोटे वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, ये सब शैवाल के रूप में वो सब आते हैं। जल निमग्न पौधे में कौन आता है बेटा? तो हाइड्रिला, वेलिसिनेरिया, ये सब पौधे पानी में डूबे हुए होते हैं, वो आते हैं उत्पादक में। अन्य में बेटा कमल, सिंघाड़ा, निम्फिया, ठीक है, कुमुदिनी जिसको बोलते हो, ये सारे तुम्हारे अन्य में आ जाएंगे। तो ये उत्पादक है, क्योंकि ये तालाब की बात हो रही है, जमीन की बात नहीं। उपभोक्ता में कौन आएगा? तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होंगे वो छोटे छोटे कीट होंगे, जो किसको खाएंगे बेटा? शैवाल को खाएंगे, स्पायरोगायरा को खाएंगे, वेसिलिनेरिया को खाएंगे, इनको खाएंगे। अब इनको खाने वाला कौन? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, छोटी मछलियां, जो किसको खाएंगी? तो छोटे छोटे कीटों को खाएंगी, अपना पेट भरेंगी। मेढक जो छोटे छोटे कीटों को खाएगा। फिर इनको कौन खाएगा बेटा? तो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे बड़ी मछलियां हो गई, बत्तख हो गया, बगुला हो गया, इसे बड़ी मछलियों को खा जाते हैं। अब ये सब मर जाएंगे, ये सब मर जाएंगे तो कौन खत्म करेगा? तो मितोपजीवी जीव खत्म करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे कि जो स्वच्छ जलीय तालाब होता है उसमें उत्पादक में 3-4 टाइप के उत्पादक आते हैं, पादप प्लवक, ठीक है, जल निमग्न पौधे और अन्य। ठीक है, इन सब का नाम लिख दोगे। फिर ये जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन का और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये प्रथम पोषद स्तर के जंतु कह रहे हैं, प्रथम पोषद स्तर के जीव होते हैं। ठीक है, जीव क्या बोल सकते हो कि हाँ जीव ही होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखोगे कि इन पादपों पे उपभोक्ता निर्भर करते हैं, उत्पादकों पे उपभोक्ता निर्भर करते हैं। ये उपभोक्ता निम्नलिखित श्रेणी में बटे होते हैं। पहला लिखोगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ये उपभोक्ता जो होते हैं वो छोटे छोटे कीट और कीटों के लार्वा होते हैं, जो पौधों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। फिर दूसरा लिखोगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जो छोटी मछलियां होती हैं, मेढक होते हैं, ये छोटे छोटे कीटों को खा के अपना जीवन यापन करती हैं और अपने भोजन की आपूर्ति तथा ऊर्जा की आपूर्ति करती हैं। फिर तीसरा लिखोगे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, लिखोगे ये बड़ी मछलियां, बत्तख, बगुला इत्यादि जो होते हैं वो जो है कि छोटे छोटे जीवों को खाकर, मतलब मछलियों को और मेढक को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। और लास्ट में लिखोगे अब घटक, ये सब जब सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, तो अब घटक इनको खत्म कर देते हैं, इनको तोड़ तोड़ के वातावरण में मिला देते हैं। देखो अजैविक घटक में क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यौगिक अमीनो अम्ल, ये जितने भी चीजें तुम केमिकल पढ़ते हो सब रख दोगे। सूर्य की रोशनी, जल, ताप इत्यादि। ठीक है, और सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जैविक घटक में। देख रहा हूँ वही सारी चीजें, तो उत्पादक, उपभोक्ता अभी मैंने समझाया, सेम टू सेम है। लो चाहो तो इसको तुम स्क्रीनशॉट लो, ये चीज अभी मैंने बताया, सेम टू सेम वही चीजें लिखी हुई है अपनी लैंग्वेज में। अब जो नहीं लिख पाता है बेटा, उनके लिए ये है कि तुमको अगर नहीं लिख पाते हो तो एज यूजुअल इसको लिख देना वहां जाके। ठीक, बाकी जो मैंने समझाया वही होगा। ये चित्र बनाना जरूरी है। इस चित्र में देखो छोटे छोटे पौधे कुछ जल में डूबे हुए दिख रहे हैं, कुछ जो है कि तैरते हुए दिख रहे हैं ऊपर, कुछ जो है कि देख रहे हो
ऐसे सवाल तैरते हुए दिख रहे हैं, सवाल छोटे छोटे। अब इनको खाने वाले कीट मकोड़े तुम्हें छोटे छोटे दिख रहे हैं, फिर मछलियां खा रही, छोटी मछलियां इनको, और एक बड़ी मछलियां भी दिख रही हैं। यहाँ मिट्टी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, सूर्य की रोशनी दिख रहा है, तो सब कुछ एक में बनाओगे। ठीक है, तुम ऐसा नहीं तो कैसा भी बनाओ, लेकिन सब कुछ दिखाओगे उसमें। सूर्य दिखाओगे, सूर्य की रोशनी आते दिखाओगे, जल दिखाओगे, मिट्टी दिखाओगे, छोटे छोटे कीड़े दिखाओगे, पेड़ पौधे बना दोगे, और कोशिश करना कलरफुल पेन यूज करें, कलरफुल पेन नहीं पेंसिल। ठीक है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति से क्या क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। आइए समझते हैं। जैव विविधता बेटा, जैव विविधता होता है जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र या वातावरण में पारस्परिक निर्भर तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादप जंतु सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह आकृति में, कार्य में विभिन्नता दिखाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। ठीक है, ये जैव विविधता शब्द जो है वो सबसे पहले रोजन ने दिया था। किसने? रोजन ने शब्द को दिया था। ठीक है, कब दिया था बेटा? 1985 में दिया था। कब दिया था? 1985 में दिया था। और एडवर्ड ओ जो है विल्सन, एडवर्ड ओ विल्सन एक साइंटिस्ट थे जो 1985 को जैव विविधता का जनक कहा गया। इनको क्या कहा गया बेटा? कोई पूछे जैव विविधता के जनक कौन है तो बोलोगे एडवर्ड ओ विल्सन। कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन। ये जैव विविधता के जनक हैं। इनको कब बनाया गया था जनक? तो 1985 में। ठीक है, याद रखोगे। वर्ड किसने दिया जैव विविधता? रोजन ने। फादर कौन है? तो विल्सन। विल्सन पापा हैं, याद रखोगे। ठीक है, बायोडायवर्सिटी के। अब ध्यान देना, जैव विविधता की क्षति कैसे कैसे क्षति हो सकती है बेटा? तो आवासीय क्षति या विखंडन। मान लो कि जो जंतु है, पादप है, विलुप्तीकरण के मुख्य जो है कारक है। विलुप्तीकरण के कारक क्या है बेटा? कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्रफल में होने वाली आवासीय क्षति से सबसे अच्छा उदाहरण है। अब मान लो आवासीय क्षति मतलब अगर पहले 14% वन हुआ करता था, काट काट के तुम घर बना लिए। तुम खुद भी देखते होगे, जहां पे कभी खेत दिखते थे, कभी पेड़ पौधे दिखते थे, वहां अब तुम्हें बिल्डिंगें दिखती हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है? जैव विविधता को खत्म कर रही हैं, क्योंकि वहां के जंतु पेड़ पौधों को मार के ही वो चीजें बनी होंगी। फिर दूसरा अति दोहन। मान लो ओवर एक्सप्लोइटेशन की बात करते हैं। मानव हमेशा भोजन, आवास इत्यादि पे निर्भर करता है। अब मान लो कि भोजन आवास के चक्कर में तुम पूरा पेड़वे काट दो, तुम जंतुएं मार दो, तो अब बचा क्या बेटा? दोहन कर रहे हो ना, तो दोहन कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। जैसे पैसेंजर कबूतर हो गया, ठीक है, स्टीलर समुद्री गाय हो गया, ये सब पहले दिखते थे लेकिन ये अब विलुप्त हो चुके हैं। तो क्यों हुआ? क्योंकि उन जगह पे जहाँ पे ये रहते थे वहां ओवर एक्सप्लोइटेशन होने लगा, इनके ज्यादा वो जगह छीन ली गई, वो चीजें यूज की जाने लगी जो इनको मतलब हेल्प करती थी। जैसे मैंने बताया था ना कि डोडो पक्षी हुआ करता था जो कि गुलर खा के जिंदा रहता था। अब गुलर के पेड़ धीरे धीरे खत्म हुए और वो चाइना बॉर्डर पे होता था, तो चाइना वाले मार मार के उनको खाना शुरू कर दिए। किसको? जो है कि डोडो पक्षी को। अब डोडो पक्षी तो खत्म ही हुआ, जो गूलर के प्लांट है वो भी धीरे 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 कम हो गए। तो ये कारण है विलुप्तीकरण का, कि अगर मार के खाने लगोगे उन्हीं को तो कहाँ से रहेंगे बेचारे। विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण। मान लो कुछ बाहर से आई हुई जाति है, जैसे कि हम लोग बात करते पार्थिनियम, जिसको बोलते हैं गाजर घास, लैटाना कैमरा, वाटर हाइजीन। अब ये सब बाहर के खरपतवार हैं जो हमारे जगह पे आ गए, और आगे तो जहां पे उगेंगे वहां जो पहले पौधे थे उनको मार के ही उगेंगे। तो अब यहाँ पे जैव विविधता खत्म हुआ, जो अच्छी चीजें पहले थी तुम्हारी जैव विविधता में वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया है नाइचल पर्च का, कि नील नदी की मछली जो थी वो पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया। अब विक्टोरिया झील में जो पहले से सिचिलिड मछलियां थी वो क्या हो गई? गायब हो गई, क्योंकि भैया नया मछली ला दिए तो वो सब खा के खत्म कर दी इनको। तो ये धीरे धीरे उनकी जातियां खत्म हो गई। ऐसे ही विदेशी जातियां अगर आक्रमण करती हैं तो बेटा जो देसी जातियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सहविलुप्तता। सहविलुप्तता का मतलब होता है प्रकृति में कुछ अविकल्पी सहोपकारिता होती है। परजीवी, परभक्षी, ये सब जो कारण होते हैं जो एक दूसरे को खाने वाले, तो अत्यधिक रूप में जब खाने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? विलोपन। ठीक, विलोपन मतलब खत्म होने लगते हैं, और जब खत्म होने लगेंगे तो फिर आपको दिखेगा जैव विविधता खत्म होते हुए। नेक्स्ट देखो विकासीय कार्य। अब भवन बनाना है, बांध बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, सड़क बनाना है, ये सारी चीजें बनाने के लिए बेटा कहीं ना कहीं की जगह तुम यूज करोगे। और मान लो वहां गलती से पहले जंगल था, तो जंगल खत्म होगा तो वहां की चीजें भी तो खत्म होंगी ना। वहां का जो एक कल्चर था, जो नीच था, जिसको हम लोग बोल रहे थे निकेत, वो निकेत भी तो खत्म हो रहा है पौधों का। तो पौधों का निकेत खत्म होगा तो यहाँ पे जैव विविधता खत्म होगी। ठीक, स्पीसीज खत्म होगी पूरी।
फिर बात करते हैं वनो उन्मूलन, पेड़ पौधों को ही काट डालो, पेड़ पौधों को काटे तो जंगल का जंगल साफ, और जंगल साफ तो बहुत सारे जो क्वालिटी है स्पीसीज की, जातियों की, वो भी खत्म हो गई। ठीक। प्रदूषण भी एक कारण है, प्रदूषण की वजह से भी आए दिन पौधे खत्म हो रहे हैं, जंतु खत्म हो रहे हैं। स्वच्छता, अब स्वच्छता मान लो कि इतना सफाई कर्मी काम करने लगे कि स्वच्छ रखने लगे, जिसकी वजह से ये जो गिद्ध थे, चील थे, कौवे थे, वो खाए बिना मर गए बेचारे। ठीक, तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। नियमों का अतिक्रमण, अब नियम सरकार ने बना दिया कि पेड़ नहीं काटने हैं, लेकिन हम पहुंच जाएंगे कुल्हाड़ी लेके, पेड़ तो काटने हैं, है ना। तो ये नियम जो है कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, चीजों को खत्म करके, दोहन करके। अब पानी को ही ले लो, सिंपल, पानी हमें प्रकृति ने दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, मस्त पीने वाला पानी भी नहा नहा के, और जानते हैं ना कितने 0.03%, 0.0 ऐसे कुछ परसेंटेज पानी है, तो पानी एक ना एक दिन खत्म ही हो जाना है पीने वाला। तो ये अति दोहन, ये जो नियमों का अतिक्रमण हम करते हैं, वो एक कारण है। इसके अलावा बेटा बाढ़, सूखा, अर्थ क्वेक मतलब भूकंप, पादप रोग, आग लगना, वनों के अत्यधिक कटाव, औद्योगिक बांध, पशुओं का अतिचारण, भू प्रदूषण या इकोटोन का असंतुलन, पौधों का जो है कि व्यापार, ये सभी कारण है जैव विविधता को दोहन का। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, आओ लो स्क्रीनशॉट, इसको ले लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जो 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है ना बेटा, इसको पढ़ के जाना, क्योंकि ये आपके लिए जो है ना कि स्पेशली बैठ के एक एक सेलेक्ट करके बनाया गया है। और ये क्लासेस की टाइम है, तो इस क्लासेस के टाइम पे आप आके, ये 4 दिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया, साल भर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ये 4 दिन जो है ना, वो 4 दिन हर पेपर के पहले जो क्लासेस चल रहे हैं बेटा तुम्हारे, वो तुम्हारे पेपर के अकॉर्डिंग चलाए जा रहे हैं, और पेपर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अभी कुछ दिन मत सो, तो हो सकता है कि ये जो फोटो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगी है तुम्हारी हो, तो कुछ दिन टाइम दे दो, फिर उसके बाद जिंदगी भर जो भी तुम्हें करना है करोगे ही। ठीक, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।